नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रा यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के 2009 के जून के क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने डेली बेसिस पे आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्लास, नोट्स, मटेरियल, आपकी जो फैक्ट्स हैं, जो आपके उनसे संबंधित जो भी मटेरियल दोस्तों हम लोग उसको डिस्कस करते हैं क्लास के माध्यम से। और दोस्तों, इसी क्रम में हम लोगों ने 2004 से लेकर 2008 तक का जो भी आपका आर्कियोलॉजी यूनिट के प्रश्न दोस्तों उनको डिटेल में सॉल्व किया है। इसके आगे बढ़ते दोस्तों, हम आज 2009 के जो जून का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसी वीडियो में दोस्तों बाद में जो दिसंबर 2009 का पेपर दोस्तों उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, यदि आप भी आर्कियोलॉजी यूनिट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा दोस्तों एक मात्र जैसा चैनल दोस्तों जो आपको आर्कियोलॉजी यूनिट की प्रिपरेशन दोस्तों कराता है। दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हो दोस्तों चैनल को ज्वाइन कीजिए, साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि हमारी पहुंच बाकी अन्य लोगों तक भी बनती रहे। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए अपने वीडियो की तरफ दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एस्यूलियन डिपॉजिट ऑफ कोलंबो फॉल्स हैज बीन डेटेड। मतलब कि प्रश्न ये है दोस्तों कि किस विधि के द्वारा जो कोलंबो फॉल पुरास्थल है वहां पे जो एस्यूलियन सॉरी एंचेलियन आपका जो जमाव है उसकी तिथि का निर्धारण किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ डेटिंग एज लाइक पोटेशियम आर्गन, कार्बन 14, पोलन एनालिसिस, थर्मोलेमेंसिस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी। तो कई सारे जो होते हैं प्रकार होते हैं डेटिंग के। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो एंचेलियन डिपॉजिट्स यहाँ पे बताया गया है कोलंबो फॉल की, उसकी डेटिंग किसके द्वारा की गई थी। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो कार्बन 14 डेटिंग है जिसको विलियर्ड लिब्बी ने शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि जो कार्बन 14 डेटिंग है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह शुरू किया गया था विलियर्ड लिब्बी के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया था? विलियर्ड लिब्बी जो है दोस्तों उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1949 में दोस्तों। कार्बन 14 डेटिंग की शुरुआत की गई थी और इसी विधि के द्वारा जो एंचेलियन डिपॉजिट है कोलंबो फॉल्स का उसकी भी डेटिंग निकाली गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है कि विच ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ नियंडरथल्स ऑक्यूपेशन। मतलब कि दोस्तों प्रश्न ये है कि नियंडरथल का जो आवास है उसका सबसे पूर्वी स्थल का नाम पूछा जा रहा है। और दोस्तों नियंडरथल दोस्तों होमोसेपियंस के दोस्तों निकट माना जाता है। और दोस्तों ये जो आपका मानव प्रकार है नियंडरथल, इसने सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों आपका तासिक ताज। दोस्तों तासिक ताज जो है दोस्तों इसका ईस्टर्न मोस्ट साइट है आपके नियंडरथल ऑक्यूपेशन का। अब जब भी आप नियंडरथल मानव का नाम सुने तो एक चीज आपके दिमाग में सदैव होनी चाहिए, जो समाधान हम लोग कहते हैं, बरियल सिस्टम की बात करते हैं, तो इस समाधान की प्रक्रिया की जो शुरुआत है यह इसी मानव के द्वारा किया गया था। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा मानव प्रकार है जिसके द्वारा जो समाधान की प्रक्रिया है, जो बरियल सिस्टम है, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो यह शुरुआत किया गया था आपके नियंडरथल मानव के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन विच कंडीशन लोएस्ट डिपॉजिट आर फाउंड। मतलब कि जो लोएस्ट जमाव है ये किस दशा में, किस कंडीशन में इसका निर्माण होता है या निर्मित होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशन में, या फिर कोल्ड एंड वेट कंडीशन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो लोएस्ट डिपॉजिट है इट फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड एंड वेट कंडीशंस। तो आपको ध्यान रखना है शीत एवं जो नम का आपका परिस्थिति होगी, जब ऐसे दशा होगी, तब जाके आपका जो लोएस्ट जमाव है, जो लोएस्ट डिपॉजिट है, क्या होता है, फॉर्म्ड होते हैं, निर्मित होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड डेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ होलोसीन पीरियड। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि जो नूतन काल के प्रारंभ की तिथि मानी गई है वो कितनी मानी गई है। होलोसीन पीरियड को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, नूतन काल बोलते हैं। और नूतन काल या फिर होलोसीन पीरियड कहां से शुरू माना जाता है दोस्तों, तो हमने आपको बताया ही था इसका सही आंसर दोस्तों पिछले भी वीडियो में। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 बीपी। बीपी का मतलब होता है दोस्तों बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से
पहले। तो 10,000 साल पहले दोस्तों जो है वो क्या है कि आपका जो होलोसीन पीरियड है अर्थात जो नूतन काल है उसका प्रारंभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एस माउंड इज एसोसिएटेड विथ न्योलिथिक साइट एज एट द फॉलोइंग। मतलब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल के समय में जो दक्षिण भारत का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, खासकर जो साउदर्न इंडिया वाला इलाका है, वहां से हमको न्योलिथिक पीरियड में हमको एस माउंट के अर्थात राख के टीलों के प्रमाण दिखाई देते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो ये राख के टीले न्योलिथिक पासाइड से या फिर नवपाषाण काल की पुरास्थलों से मिलते हैं, तो वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां से नवपाषाण काल के जो पुरास्थल हैं वहां से हमको राख के टीले अर्थात एस माउंट भी हमको वहां पर दिखाई देता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बुदिहल दिया गया है, संगन कल्लू दिया गया है, कोल्डिहवा दिया गया है और ब्रह्मगिरी दिया गया है। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात बुदिहल। जैसे जो बुदिहल आर्कियोलॉजिकल साइट है ये एक आपका न्योलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, आपका दक्षिण भारत का साउदर्न इंडिया का दोस्तों आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। और दोस्तों यह आपका एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों जो न्योलिथिक के साथ साथ यहाँ से हमको एस माउंट्स के भी हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों आपका नंबर जो ये होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि हु वाज द एक्सकेवेटर ऑफ टेरा अमाटा साइट। दोस्तों जो टेरा अमाटा पुरास्थल है इसके उत्खननकर्ता का नाम आपसे पूछ रहा है दोस्तों। बहुत सिंपल है, हमने जब आपको जो प्रमुख पुरास्थल उनके उत्खननकर्ताओं के नाम पूछे थे तो उस दौरान दोस्तों आपसे टेरा माता जितनी भी पुरास्थल है हमने उनके पुरास्थलों को उनके उनके जो निर्माण उत्खननकर्ता कौन है उनकी भी चर्चा की थी। उसी संदर्भ में बताया दोस्तों कि जो जेडी क्लार्क दोस्तों, किसने, जेडी क्लार्क ने दोस्तों जो टेरा माटा आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका क्या किया था, उत्खनन किया था। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तब चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज मींट बाय डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मतलब कि दोस्तों जो वृक्ष वलय है इससे क्या तात्पर्य होता है, इसका मतलब क्या होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी का। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो दोस्तों पॉलिनोलॉजी कह लें इस प्रकार से। दूसरा दिया गया ट्री रिंग्स काउंटिंग, तीसरा दिया गया फ्लोरिन डेटिंग और चौथा दिया गया रेडियो कार्बन डेटिंग। दोस्तों हमने आपको जब डेटिंग मेथड पढ़ा है दोस्तों तो उसमें हमने आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष वलय जो आपकी तिथि विधि है उसके बारे में बताया था। उस दौरान ही बताया था कि जो वृक्ष के अंदर रिंग्स होते हैं उनको काउंट करके कि वृक्ष कितना पुराना है हम उसके बारे में पता लगाते हैं, और यही विधि कहलाती है आपकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी अर्थात वृक्ष विलय तिथि विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्री रिंग काउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आपके जो भी प्रश्न दोस्तों आपके हिंदी में है, हिंदी वाले जो छात्र हैं दोस्तों वो चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आपके प्रश्न हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों कि उससे समझकर आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि पोटेशियम आर्गन मेथड इज यूज्ड टू डेट। मतलब कि दोस्तों जो पोटेशियम आर्गन विधि है ये किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है, यह आपका पूछा गया है। दोस्तों पोटेशियम आर्गन जो डेटिंग है सबसे पहले तो जान लीजिए कि दोस्तों कई प्रकार की डेटिंग्स हमने आपको डिस्कस की है दोस्तों, चाहे डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो, चाहे पोटेशियम आर्गन हो, चाहे आपका फ्लोरीन टेस्ट विधि हो, चाहे फिर कार्बन डेटिंग हो, चाहे आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो, चाहे स्ट्रैटिग्राफी हो, चाहे आपका अलग अलग जो डेटिंग होती है वो हमको देखने को मिलता है। अब जब भी पोटेशियम आर्गन की डेटिंग की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो डेटिंग होता है ये होता है आपका कहाँ पर, वॉल्केनिक ऐश के ऊपर था, जो ज्वालामुखी के राख होते हैं उनके ऊपर दोस्तों ये जो वॉल्केनिक ऐश होता है उसके ऊपर पोटेशियम आर्गन तिथि विधि का प्रयोग किया जाता है, पहली चीज। अब जब भी बात बोन्स की आएगी, किसकी आएगी, हड्डी की आएगी, तो ध्यान रखिएगा ये प्रयोग किया जाता है फ्लोरीन टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, जिसकी जब भी हमको किसी हड्डी की किसी बोन्स की निकालनी होगी विधि तो हम किसके द्वारा निकालेंगे, तो उसके अंदर जो फ्लोरीन परीक्षण होता है, जो फ्लोरीन टेस्टिंग होता है उसके द्वारा हम किसी बोन्स की डेटिंग निकालते हैं। वहीं पर हम वुड की बात करें या फिर किसी ऐसे वस्तु की बात करते हैं इसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होती है तो हम लोग उसकी जो डेटिंग निकालते हैं वो निकालते हैं कार्बन तिथि विधि से। किससे निकालते हैं, कार्बन डेटिंग से निकालते हैं। लेकिन यदि यहीं पर प्रश्न ये हो जाएगा किसी पॉटरी का, किसी मृद भांड का यदि हमको डेटिंग निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा किसी मृद भांड की जो डेटिंग निकाली जाती है वो थर्मोल्यूमेंसिस मेथड जो है दोस्तों आपका, जिसको उष्मा दीप्ति तिथि विधि कहते हैं हिंदी में, उससे निकाला जाता है। तो ये सभी चीजें आपको जो है एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं और आपको याद भी
होना चाहिए। अब देखिए, जब भी पोटेशियम आर्गन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो एक साइट का नाम आप सदैव ध्यान रखिएगा, और वो साइट दोस्तों ओल्ड वाई गार्ज साइट। कौन सा साइट है? ओल्ड वाई गार्ज साइट। अब देखिए दोस्तों, जो ओल्डुवाई गार्ज यह पुरास्थल है, यह आपका पुरास्थल दोस्तों तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है दोस्तों, जो कि दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का दोस्तों भाग है। और इसमें दोस्तों कार्य किया था आपके एल एस बी लीकी ने। किसने कार्य किया था दोस्तों? स्वर्गीय एल एस बी लीकी जो है दोस्तों, उन्होंने इस पर कार्य किया था दोस्तों। और यहाँ पर इसकी जो डेटिंग निकाली गई थी दोस्तों, वो निकाली गई थी इसी पोटेशियम आर्गन मेथड के द्वारा दोस्तों निकाली गई थी। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द गैप इन हैबिटेशनल डिपॉजिट कैन बी डिडक्टेड बाय टेस्टिंग। मतलब कि जो आपके गैप होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? गैप होते हैं दोस्तों आवासीय जमाओं के अंतराल के बीच में दोस्तों, जो उनका अंतराल होता है, आवासीय जो जमाव होते हैं, जो हैबिटेशनल डिपॉजिट होते हैं, तो उनके बीच में दोस्तों जो अंतराल होता है, जो आपका गैप होता है, उनको किस प्रकार से पता लगाया जा सकता है उनके बारे में, तो ये आपके बारे में जानकारी दी गई दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन के जमाव से, दूसरा उनमें उपस्थित कार्बन की मात्रा से, कार्बोनेट्स की मात्रा से, या फिर फॉस्फोरस की मात्रा से। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी कहीं पर हैबिटेशनल डिपॉजिट होगा, अर्थात ऐसा कोई आपका डिपॉजिट होगा, कोई ऐसा स्तर होगा जहां पे मानव निवास कर रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी आवास स्थल जहां पर मानव या फिर मानव के द्वारा निर्मित कोई पुरास्थल होगा, जहां पर उसके आवास का प्रमाण मिलेगा, तो वहां पर हमको अवश्य रूप से फास्फोरस की मात्रा हमको देखने को मिलेगी। इस वजह से दोस्तों फास्फोरस के जांच से ही हम हैबिटेशनल जो डिपॉजिट है उनके बीच का जो गैप है वो हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। इसलिए ऑप्शन में जो डी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कि द ऑथर ऑफ द बुक्स मैन मेक्स हिमसेल्फ। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि जो पुस्तक है जिसका नाम है मैन मेक्स हिमसेल्फ, इस पुस्तक के लेखक का नाम, राइटर का नाम क्या है दोस्तों? तो इसके राइटर का नाम है आपका वी गॉर्डन चाइल्ड, अर्थात वी जी चाइल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वी गॉर्डन चाइल्ड, अर्थात दोस्तों जो वीजी चाइल्ड है, इन्होंने मैन मेक्स हिमसेल्फ जो आपकी आर्कियोलॉजिकल एक पुस्तक है, जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन या फिर जो आपके मानव के जो विशेष अवशेष हैं उनके बारे में बात करता है दोस्तों। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है दोस्तों कि सर मार्टिमर व्हीलर ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन एक्सकेवेशन एट। मतलब कि दोस्तों जो यह सर मार्टिमर व्हीलर ने सर्वप्रथम जो उत्खनन शिविर है, यह छात्रों हेतु कहाँ पर आयोजित किया था, यह पूछा गया है। बहुत सिंपल सा है, हमने आपको पढ़ाते समय बताया भी था, जब हम लोग तक्षशिला को डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि मार्टिमर व्हीलर ने दोस्तों सबसे पहली बार जब उन्होंने तक्षशिला पर एक्सकेवेशन किया, तो उस दौरान ही दोस्तों उन्होंने क्या, सॉरी तक्षशिला ने दोस्तों, हड़प्पा हड़प्पा दोस्तों एक्सकेवेशन के दौरान दोस्तों मार्टिमर व्हीलर ने क्या किया था कि वहां पर ट्रेनिंग कैंप लगाया था, किसके लिए? अपने स्टूडेंट्स के दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि वर्टिकल एक्सकेवेशन इज लाइक अ रेलवे टाइम टेबल विदाउट अ ट्रेन, हु सेड सो। मतलब कि दोस्तों जो आपका ये कथन है कि जो लंबवत उत्खनन है, जो वर्टिकल एक्सकेवेशन है, ये बिना रेलगाड़ी के रेलवे समय सारणी की तरह है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, सर मार्टिमर व्हीलर का दोस्तों ये जो आपका कथन है, जो आपका स्टेटमेंट है, वो दिया गया था कि वर्टिकल एक्सकेवेशन इज लाइक अ रेलवे टाइम टेबल विदाउट ट्रेन। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द अर्लीस्ट लेवल कुड नॉट बी एक्सकेवेटेड फॉर हाई वाटर टेबल एट। मतलब कि दोस्तों निम्न स्थलों में से कहां से जो भू जल स्तर है उसका ऊंचा हो जाने के कारण उसका आगे जो निम्नतर स्तर है, जो नीचे का स्तर है, वो क्या किया गया, उत्खनित नहीं किया जा सका। तो वह कौन सा पूरा स्तर है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा दिया गया है दोस्तों, आपका मोहनजोदाड़ो दिया गया है, आमरी दिया गया है, या फिर कालीबंगा दिया गया है। दोस्तों यदि आप लोगों ने मोहनजोदड़ो का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, जो कि हड़प्पा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो जो मोहनजोदड़ो पुरास्थल है दोस्तों, इसमें जो इसके पुरास्थल के दोस्तों जो नीचे वाले स्तर हैं वो क्या है कि पानी में डूबे हुए दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जो हाई वाटर लेवल की वजह से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो मोहनजोदारो का जो नीचे के लेयर है उनका एक्सकेवेशन नहीं किया जा सका है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही
हो जाएगा। दोस्तों जो हड़प्पा पुरास्थल है इसको सबसे पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, एक्सकेवेट किया गया था, खोजा गया था। और दोस्तों जब भी बात करते हैं वहीं पर दोस्तों हम मोहनजोदाड़ो पुरास्थल की, ये दोस्तों एक साल बाद अर्थात 1922 में आर डी बनर्जी जी दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राखल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया था। तो इन दोनों चीजों को आप लोग दोस्तों ध्यान में रखेंगे। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि दोस्तों जो प्रथम नगरीकरण का काल है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो हमने आपको बताया ही था कि जो प्रथम नगरीकरण का काल है दोस्तों ये तब माना जाएगा जब नगरों का उद्भव हमको पहली बार देखने को मिलेगा। और नगर के पहले प्रमाण हमको कब दिखाई देते हैं दोस्तों, तो वो हमको दिखाई देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसी वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा दोस्तों, इंडस सिविलाइजेशन, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें नगर का उद्भव तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, धातुओं का प्रयोग भी दिखाई दे रहा है, व्यापार के प्रमाण भी दिखाई दे रहे हैं, यातायात के साधन भी मौजूद है दोस्तों। तो सभी वो चीजें दोस्तों जो एक अर्बनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में जानी जाती हैं, वो सभी के सभी दोस्तों हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं। चाहे इनके आर्किटेक्चर की बात कर ले, चाहे इनके टाउन प्लानिंग की बात कर ले, चाहे इनके ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर ले, चाहे इनके आपके कृषि की बात कर लें, तो जो भी चीजें हैं दोस्तों सभी के सभी हमको ये दिखाती हैं कि ऐसा प्रथम ऐसा पीरियड था जो कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन की तरफ हमको इशारा करता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन सब्सटेंस ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर। मतलब कि दोस्तों वह कौन सा ऐसा आपका प्रमुख आधार है दोस्तों ताम्रपाषाणी काल के जीवन का, जो कि आपको इनमें से बताना है। दोस्तों आपने सुना होगा चालकोलिथिक पीरियड के बारे में, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में ताम्र पाषाण काल कहते हैं दोस्तों। ये जो चालकोलिथिक पीरियड दोस्तों, जो ताम्र पाषाण काल है, यह एक ऐसा काल है दोस्तों जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में हमको इंडिया में दिखाई देता है। दोस्तों ये चालकोलिथिक पीरियड में हमको तांबे के साथ साथ पत्थरों के औजारों के प्रमाण भी दिखाई देते हैं, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इनके जीवन के निर्वाह का मुख्य आधार क्या था। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है हंटिंग गैदरिंग, दूसरा गैदरिंग एंड पोस्टरलिज्म, तीसरा दिया गया दोस्तों एग्रो पास्टोरलिज्म, और चौथा दिया गया है एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एग्रो पास्टोरलिज्म। मतलब कि दोस्तों ये पशुपालन और कृषि पर दोस्तों अपने जीवन का निर्वाह करते थे, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सही होगा। दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि जो चालकोलिथिक कल्चर दोस्तों आपका, यह एक प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी, इसमें नगर का हमको उद्भव या विकास नहीं दिखाई देता है। इस काल के जो लोग हैं दोस्तों वो कृषि करते थे, साथ में पशुपालन करते थे, और उन्हीं के आधार पर दोस्तों अपने जीवन का निर्वाह भी करते थे। इसलिए दोस्तों हमको चालकोलिथिक पढ़ते समय दोस्तों हमने इनमें चार प्रमुख कल्चर जो हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था, चाहे गणेश्वर जोधपुरा कह लें, मालवा कह लें, आहाड़ कह लें, जो कल्चर दोस्तों हम लोगों ने उसको डिटेल में डिस्कस किया है, उसको पढ़ा है। जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट और उनकी फाइंडिंग्स हैं हमने उनको भी वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस किया है। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाएं और वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, आपको काफी सहायता उससे मिलेगी। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि माइग्रेशन ऑफ लेट हड़प्पन पीपल वाज नॉट एसोसिएटेड विद द वन ऑफ द रीजन। मतलब दोस्तों वह कौन सा ऐसा क्षेत्र दोस्तों जहां पर उत्तर हड़प्पा का है, मतलब जबकि हड़प्पा काल का धीरे धीरे पतन हो रहा था, तो जब वहां से लोग पतन होगा तो वहां से लोग क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, माइग्रेट होंगे। तो वह कौन सा ऐसा स्थल है दोस्तों जहां पर हड़प्पा के लोग स्थानांतरित नहीं हुए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नॉट एसोसिएटेड दिया है, तो कौन सा ऐसा पूरा स्थल है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर हड़प्पा के लोग स्थानांतरित नहीं हुए दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है पंजाब, दूसरा दिया गया नॉर्दर्न महाराष्ट्र, तीसरा दिया गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और चौथा दिया गया मिडिल गंगा प्लेन। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, चाहे पंजाब का इलाका कह लें, नॉर्दर्न महाराष्ट्र का इलाका कह लें, फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कह लें, इन सभी पुरास्थलों से दोस्तों हमको किसके प्रमाण मिले हैं, तो पुरास्थलों से हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स और उनके जो फाइंडिंग्स हैं उनके प्रमाण हमको लगातार मिलते रहे। लेकिन दोस्तों जब मिडिल गंगा प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ से हमको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के रूप में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो हमको 9 के बराबर यहाँ से प्रमाण मिले, और ये माना जाता है दोस्तों कि मिडिल गंगा प्लेन में इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी योगदान नहीं रहा। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों जो भी व्यक्ति हिंदी में है वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं दोस्तों, आप और प्रश्नों को मैचिंग भी करा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें दोस्तों। आपसे जुड़कर बाकी चीजों के प्रश्न दोस्तों हम लोग जरूर देंगे।
दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि द कल्चरल डिपॉजिट अंडरलाइंग द पेंटेड ग्रेवेयर एट हस्तिनापुर वॉज। मतलब कि दोस्तों जो आपका हस्तिनापुर में चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा है, जिसको हम लोग हिंदी में चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में पीजीडब्ल्यू कहते हैं दोस्तों, उसके जमाव के नीचे कौन सा सांस्कृतिक जमाव है, कौन सा कल्चरल डिपॉजिट है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पन डिपॉजिट है कि लेट हड़प्पन डिपॉजिट है कि ओसीपी जिसको हम लोग अकर्ड कलर्ड पॉटरी बोलते हैं वो डिपॉजिट है, या फिर दोस्तों ब्लैक एंड रेड वेयर का डिपॉजिट है। तो दोस्तों हस्तिनापुर दोस्तों आपको जानना चाहिए, हस्तिनापुर में दोस्तों हमको ओसीपी जो आपके मृदभांड दोस्तों जिसको हम लोग अकर्ड कलर्ड पॉटरी बोलते हैं उसके प्रमाण हमको वहां से दिखे हैं दोस्तों, उसका प्रमाण वहां से हमको मिला है। और दोस्तों आपके पीजीडब्ल्यू के नीचे दोस्तों जो ओसीपी है उसका प्रमाण हमको वहां से देखने को मिलता है। इस दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सब्सटेंस ऑफ मेगालिथिक कल्चर वॉज। मतलब कि दोस्तों जो बृहत पाषाण काल संस्कृति के लोगों का जीवन यापन था वो किस पर आधारित था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, जो मेगालिथिक कल्चर है दोस्तों, मेगालिथिक कल्चर नियोलिथिक के बाद ही दोस्तों या फिर उसके कंटेम्प्रेरी दोस्तों आपका साउथ इंडिया जो दोस्तों उसमें चलता हुआ हमको दिखाई देता है। जिधर दोस्तों आपका इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों उत्तर भारत में, और उधर दोस्तों दक्षिण भारत में हमको मेगालिथिक कल्चर को लोग बृहत पाषाण काल कहते हैं, उसका प्रमाण दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो कल्चर था, ये जो आपकी संस्कृति थी, इसका जीवन यापन किस पर आधारित था दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है हंटर गैदरिंग दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आखेटक एवं खाद्य संकलन के रूप में जीवन का आधार करते थे, या फिर एग्रो पोस्टल मतलब दोस्तों कृषि एवं पशुपालन, तीसरा अर्बन इनका था, या फिर नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अर्थात दोस्तों इनके जो मेगालिथिक कल्चर के लोगों के जीवन यापन का आधार था वह था दोस्तों आपके कृषि एवं पशुपालन। इसलिए दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भी दोस्तों आप मेगालिथिक कल्चर को देखेंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से मेगालिथिक कल्चर दोस्तों हमको लोहे के उपकरणों के प्रमाण हमको भर भर के दिखाई देते हैं। इस कल्चर से लोहे के जो उपकरण दोस्तों वो भर भर के हमको दिखाई देते दोस्तों। और इस काल में दोस्तों जिस प्रकार के मृदभांड हमको मिलते हैं उन मृदभांडों को BRW कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कि विच आर्कियोलॉजिकल कंटेंट वुड यू एसोसिएट विद द मौर्यन पीरियड। मतलब दोस्तों वह कौन सा आपका पुरातात्विक सामग्री है, कौन सा आपका आर्कियोलॉजिकल कंटेंट है जिसको कि दोस्तों हम सभी मौर्यन एम्पायर से, मौर्यन पीरियड से कंटेक्ट करेंगे, एसोसिएट करेंगे। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आप सभी दोस्तों NBPW का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। दोस्तों एक प्रकार की मृदभांड है, मृदभांड की एक परंपरा है दोस्तों। जैसे आपने PGW का नाम सुना, पेंटेड ग्रेवेयर, अभी हमने बताया BRW ब्लैक एंड रेड वेयर, अभी हमने बताया OCP अकड़ कलर एंड पॉटरी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों NBPW भी एक मृदभांड के प्रकार के रूप में जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों NBPW के कई सारे फेज देखने को मिलते हैं, अर्ली NBPW, मिडिल NBPW, लेट NBPW, पोस्ट NBPW। तो कई सारे इसके जो प्रकार हैं संस्कृति के दोस्तों, जो भाग हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये कि जो मौर्यन काल में NBPW था वो कौन सा था, किससे हम एसोसिएट करेंगे, अर्ली से कि मिडिल से कि लेट से कि पोस्ट से दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हम करते दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मिडिल NBPW। ये दोस्तों जो मध्य NBPW जिसको हम लोग दोस्तों मध्य नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, ये उससे एसोसिएट करेगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जितने भी आपको मृदभांडीय परंपरा पढ़ाए, चाहे OCP की बात कर लेते हैं, चाहे रेड वेयर की बात करते हैं, चाहे हम ब्लैक वेयर की बात करते हैं, या फिर BRW या PGW की बात करते हैं, इनमें सबसे उत्कृष्ट जो आपका मृदभांड परंपरा है दोस्तों वह NBPW ही माना जाता है। NBPW दोस्तों इनमें सबसे लास्ट में आता है, बाकी जो दोस्तों आपके हैं वो पहले आते हैं। तो इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि स्टोन डेबिटीज इंडिकेटिंग स्टोन कार्विंग वर्कशॉप और सारनाथ स्कल्पचर्स वाज फाउंड एट। मतलब कि दोस्तों सारनाथ की मूर्तियों के निर्माण के दोस्तों जो पाषाण के तक्षण का कार्य, उनको तराशने का कार्य जो होता था वो किस स्थान पर होता था दोस्तों, वो आपके सामने
ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है। तो पहला दोस्तों ऑप्शन दिया गया रामनगर में होता था, दूसरा अक था, तीसरा कोटवा और चौथा राजघाट। दोस्तों वाराणसी के जो सारनाथ पुरा स्थल है, जहाँ पे दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण हमको पुरावस्तु में दिखाई देते हैं दोस्तों, वहां से अशोक का हमको अभिलेख भी मिला है दोस्तों, प्राप्त हुआ है दोस्तों। और उसी में दोस्तों जो हमको सारनाथ में स्कल्पचर्स दिखाई देते हैं, जो प्रमाण हमको दिखाई देते हैं, तो उनकी सारनाथ की मूर्तियों की या फिर स्कल्पचर्स जो प्रमाण हमको मिलते हैं, तो उनको बनाने से पहले उनकी एक स्थान पर तराशी की जाती थी, उनको अच्छे से काटा जाता था, उनकी ड्रेसिंग की जाती थी दोस्तों, और वह पूरा स्थल था आपका सारनाथ के ही निकट पूरा स्थल अकथा। और अकथान दोस्तों इसके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, सही होगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि आयरन इन द मिडिल गंगा प्लेन इज एसोसिएटेड विद द कल्चरल होरिजिन। मतलब कि दोस्तों आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि मध्य गंगा के मैदान में किस सांस्कृतिक धरातल से दोस्तों हमको जो लोहे का प्रमाण है वो हमको देखने को मिलता है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। BSW दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्थात हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं ब्लैक स्लिप्ड वेयर, BSW। दूसरा दिया गया दोस्तों ब्लैक एंड रेड, जिसको हम लोग BRW बोलते हैं दोस्तों। ब्लैक स्लिप वर्क दोस्तों BSW बोला जाता है। ब्लैक एंड रेड वर्क दोस्तों हम लोग BRW कहते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वर्क दोस्तों हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में NBPW कहते हैं दोस्तों। और चौथा दिया गया दोस्तों पोस्ट NBPW, मतलब दोस्तों कि NBPW के बाद का जो काल दोस्तों को कहा जाता है पोस्ट NBPW। तो प्रश्न ये है कि जो मिडिल गंगा प्लेन में जो लोहे का प्रमाण है वो आप किस कल्चर से इसको आप क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आयरन इन द मिडिल गंगा प्लेन इज एसोसिएटेड विद द कल्चरल ओरिजिन ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आयक पिलर्स वाज अटैच्ड टू द फॉलोइंग स्तूप। मतलब कि दोस्तों जो आयक स्तंभ है ये किस स्तूप से संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। हमने आपको बताया था दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पिछले प्रश्नों में। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो अमरावती स्तूप है, यहाँ से हमको आयक स्तंभ के प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि विच टेम्पल हैज टू गोपुरम्स। वह कौन सा दोस्तों आपका मंदिर है दोस्तों जहां से हमको दो गोपुरम के प्रमाण देखने को मिलते हैं। बहुत फेमस मंदिर है, बार बार एग्जाम में प्रश्न आया दोस्तों। तो चोल काल में दोस्तों बना मंदिर जो बृहदेश्वर टेम्पल है दोस्तों, जो राजराज प्रथम के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था। और दोस्तों ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है दोस्तों। और इस मंदिर में दो गोपुरम के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अच्छा, आपसे प्रश्न यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोपुरम की संरचनाएं हैं ये किन मंदिरों की खासियत है दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं तीन प्रकार की मंदिर की विधाएं हमें देखने को मिलती हैं, नागर स्टाइल में, द्रविड़ स्टाइल में और वेसर स्टाइल में। तो दोस्तों जो द्रविड़ आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है दोस्तों मंदिरों के निर्माण का, जो द्रविड़ स्टाइल है दोस्तों वहां पर हमको गोपुरम के निर्माण मंदिरों में दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ सूर्या डिनोट हैव किंग्स पोर्ट्रेट इन स्टोन और पेंटिंग्स। मतलब कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों भारतीय राजवंश के शासकों की प्रतिकृति पाषाण एवं मूर्तियों या फिर चित्र में हमको देखने को नहीं मिलती। तो कुषाण के राजाओं की मिली है, कनिष्क की भी मूर्ति हमको मिली हुई है, गुप्त के शासकों की मिली हुई है, चोल शासकों की मिली हुई है, लेकिन जो मौर्य शासक है दोस्तों इनकी मूर्तियां हमको पाषाणों पर देखने को या पोर्ट्रेट पर देखने को नहीं मिलती, इनकी पेंटिंग्स भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों अपवाद स्वरूप यदि हम आप सन्नति की बात कह लेते हैं तो सन्नति स्तूप में दोस्तों अशोक की हमको मूर्ति स्कल्पचर दोस्तों वहां पर सन्नति स्तूप में देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कल को ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ बुद्धा आइकन ऑन क्वाइंस वाज इशूड बाय द फॉलोइंग। मतलब कि जो भगवान बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन किसके सिक्कों पर देखने को मिलता है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जब हमने सिक्कों के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां पे बताया भी था कि जो आपके कुषाण वंश के शासक कनिष्क हैं दोस्तों, इनके समय में दोस्तों जब इन्होंने सिक्के जारी किए तो इनके सिक्कों पर पहली बार भगवान बुद्ध का जो अंकन है वो हमको दिखाई देता है। इस वजह से दोस्तों एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तब तक दोस्तों जो हिंदी वाले छात्र हैं वो चाहे तो इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।
चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि बाय विच प्रोविंशियल किंग सुदर्शन लेक वाज कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि दोस्तों वह कौन से आपके प्रांतीय शासक थे या प्रांतिक राजा थे दोस्तों जिन्होंने सुदर्शन झील जो है दोस्तों, जिसका बार बार जिक्र हमको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में दिखाई देता है दोस्तों, उसमें हमको जो जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, तो ये जो सुदर्शन झील है किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो ये बनवाया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुष्यगुप्त वैश्य जो है दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण पहली बार हमको देखने को मिलता है। और इस झील का उल्लेख दोस्तों हमको जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों उसमें भी देखने को मिलता है, जहां पर इसके मरम्मत की बात, इसको जीर्णोद्धार की बात की गई दोस्तों। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों यदि हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते दोस्तों, तो इसमें आपको असर्शंस एंड रीजन के प्रश्न दिए गए हैं और इस चीज को दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। असर्शन क्या दिया गया है दोस्तों कि मेसोलिथिक साइट आउट नंबर्स पैलेolithic साइट। मतलब कि दोस्तों जो पूर्व पाषाणिक पुरास्थलों से मध्य पाषाणिक पुरास्थलों की जो संख्या दोस्तों वह क्या है, वह ज्यादा है, अधिक है, पहला दिया गया। और दूसरा दिया गया कि बिकॉज ऑफ द फेवरेबल एनवायरमेंट ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड, मतलब क्योंकि कारण यह बताया गया कि जो मध्य पाषाण काल का काल है दोस्तों, यह पर्यावरण के अनुकूल था, मानव जीवन के अनुकूल था। इसी कारण हमको जो मेसोलिथिक साइट है ये पैलेolithic साइट के मामले में, अर्थात पूरा पाषाण काल के मामले में इनकी संख्या हमको अधिक दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है, हमको मेसोलिथिक साइट्स के जो नंबर्स हैं वो हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू पैलेolithic साइट। बात सही है। और कारण भी है कि जब आप मेसोलिथिक पीरियड में इंटर करते हो तो आपको पता चलता है कि अब जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे मानव के विकास के लिए क्या है, सहायक होता जा रहा है। इस वजह से हमको जो मेसोलिथिक पीरियड में मानव के विकास की चीजें दिखाई देती हैं, जहां पर मानव माइक्रोलिथ जैसे औजार का निर्माण कर रहा है। और दूसरी तरफ जब इनके फेवरेबल कंडीशन होगा तो इनके जो साइट्स हैं वो नंबर ऑफ में क्या मिलेंगे, हमको ज्यादा मिलेंगे। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका, बोथ ए एंड आर जो होगा इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है जिसमें असर्शन ये दिया गया है कि ह्यूमन बरियल्स आर नॉट रिपोर्टेड फ्रॉम अपर पैलेolithic साइट। मतलब कि दोस्तों उच्च पूरा पाषाणिक स्थलों से जो मानव समाधियां हैं उनके प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं, पहली चीज। दूसरा दिया है कि होमोसेपियंस वर नॉट प्रैक्टिसिंग डिस्पोजल ऑफ डेड्स। मतलब कि जो होमोसेपियंस मानव की प्रजाति थी, यह जो मानव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, मानव मृतकों की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो उसको नहीं करते थे। तो भाई दोनों चीजें गलत है। ह्यूमन बरियल्स के प्रमाण हमको अपर पैलेolithic फेज से ही दिखाई देते हैं, और ये कहना कि होमोसेपियंस प्रैक्टिस में नहीं थे, डिस्पोजल ऑफ द डेड मतलब मृतकों के जो मृतक संस्कार थे वो नहीं करते थे, दोनों फैक्ट क्या है, गलत हैं। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका, अर्थात बोथ ए एंड आर इस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है जहां पर प्रश्न ये दिया गया है कि ऑल द एपिग्राफ्स ऑफ अशोका इन डेक्कन वर इनग्रेव्ड इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। मतलब कि जो दक्कन का क्षेत्र है वहां पर अशोक के जो हमको मैक्सिमम अभिलेख देखने को मिलते हैं वो सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, पहली चीज दिया गया। अब रीजन क्या बताया गया है कि द रॉयट एडिक्ट ऑफ मास्की वॉज इनग्रेव्ड बोथ इन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट। मतलब कि दोस्तों जो आपका मास्की का शिलालेख है वह आपका ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्ठी दोनों लिपियों में उत्कीर्ण हमको दिखाई देता है, और ये चीजें यहाँ पर बताई गई दोस्तों। ये बात तो ठीक है कि डेक्कन में हमको मैक्सिमम चीजें जो हमको अभिलेख दिखाई देते हैं अशोक के वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, लेकिन जो आपका मास्की का शिलालेख है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों में उल्लिखित मिलता है। ये बात जो है दोस्तों ये क्या है, गलत है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, अर्थात ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने फिर असर्शन एंड रीजन का दिया गया, और ये कहा गया है असर्शन में कि द टिपिकल टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लीवर शेप फ्लेक वाज विक्टोरिया वेस्ट टेक्निक। मतलब कि दोस्तों जो क्लीवर के आकार की फलक को यदि निर्माण करना है, उनको बनाना है हमको क्लीवर के आकार की फलक को, दोस्तों उसके लिए हमको एक मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं विक्टोरिया वेस्ट टेक्निक, विक्टोरिया वेस्ट तरीका या तकनीक कहें दोस्तों, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है, पहला पॉइंट दिया गया। अब दूसरा क्या बताया गया कि जो फलक का आकार है, द शेप ऑफ द फ्लेक व्हेन इज प्रीडिटरमाइंड एंड केयर बाय द प्रिपरेशन कम्स अंडर लेवल। मतलब प्रश्न पर यह कहा गया कि जो फलक का आकार है तैयारी द्वारा दोस्तों जब प्रोड पर तैयार कर लिया जाता है तो उसको लवा लवा के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। तो दो अलग अलग चीजों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, विक्टोरिया वेस्ट टेक्निक जिसके द्वारा दोस्तों हम लोग
क्लीवर्स लेफ्ट फ्लैग का हम लोग निर्माण करते हैं। दूसरा बताया गया है कि जब कोई फ्लैग का शेप होता है दोस्तों, जिसको प्ली डिटरमाइन किया जाता है बाय केयर, प्रिपरेशन कम्स अंडर द लेवलॉइज टेक्निक दोस्तों। तो दोनों दोनों जो आपके यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं, असर्शंस और रीजन है, दोनों क्या है दोस्तों, सही है। इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, तब तक आप चाहें तो हिंदी के प्रश्नों को दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जहां पर दोस्तों कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज एक बार हमें जरूर बताएं। हो सकता है दोस्तों कि बताने के क्रम में कुछ चीजें हो सकती हैं कि गलती से गलत हो सकती हैं, तो यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इस बीच में तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। उस पर दोस्तों हम पुनः विचार करेंगे और आपसे एक बार पुनः डिस्कस भी करेंगे। एक दो प्रश्न हमने अभी तक जो डिस्कस किए हैं संभवतः वो गलत थे, हमें सूचना भी दी गई, और हम दोस्तों उन प्रश्नों को अलग से जब डाउटफुल सेशन होगा तो हम लोग उसमें डिस्कस भी करेंगे। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों सेशन में कि फंक्शन ऑफ स्टोन टूल कैन बी डिटरमाइंड बाय माइक्रोवियर स्टडी। दोस्तों आप लोगों ने माइक्रोवियर स्टडी का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में सूक्ष्म चिन्हीय अध्ययन कहते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों पाषाणी उपकरणों की उपयोगिता है, अर्थात जो स्टोन टूल्स हैं उनको किस प्रकार से वो फंक्शन करते थे, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता था, इसके लिए दोस्तों यदि हम इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो उसका एकमात्र साधन था माइक्रोवेव स्टडी, अर्थात सूक्ष्म चिन्हीय अध्ययन। जो कि दोस्तों जो आपका फैक्ट है बिल्कुल सही दोस्तों। माइक्रोवेव स्टडी ही इसलिए की जाती है दोस्तों कि जो उपकरण बनाया गया है, ये जो टूल्स है, ये किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता होगा, इससे किस चीज का मतलब कटिंग की जाती होगी, कि चॉपिंग की जाती होगी, क्या की जाती, इससे किस चीज किस प्रकार से उसके उपयोग में लिया जाता होगा दोस्तों। तो इसका हम लोग एनालिसिस केवल और केवल माइक्रोवेव स्टडी के थ्रू ही कर पाते थे। और दूसरा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि टाइपोलॉजी ऑफ टूल्स आल्सो इंडिकेट यूज ऑफ टूल्स, मतलब दोस्तों जो उपकरणों का प्रारूप है, मतलब दोस्तों उपकरण किस प्रकार का है, लंबा है, एक तरफ से इसमें फ्लैग बना हुआ है, बाईफेसियल है कि यूनिफेसियल है, किस प्रकार का ये टूल है, ये जो इंडिकेट करता है कि जो यूज ऑफ टूल, मतलब कि ये जो उपकरणों का प्रारूप है वो भी और हमको क्या करता है, इंगित करता है, इसके बारे में हमको चीजों को बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर बोथ ए एंड आर इज क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, सर्सन में दिया गया है कि होमो इरेक्टस वाज ऑथर ऑफ एसुलियन कल्चर इन एशिया। मतलब कि दोस्तों जो होमो इरेक्टस है, इन्होंने एशिया का जो क्षेत्र है, जो एशियन कॉन्टिनेंट है दोस्तों, इस एशिया के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने जो एसुलियन कल्चर है, जो एसुलियन संस्कृति है, ये इनके निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कौन, किसकी बात की जा रही है, होमो इरेक्टस की बात की जा रही है। वहीं पर दूसरा आपको जो रीजन दिया गया है, बिकॉज ही वॉज इवॉल्व एंड होमो होमो हैबिलस हु वॉज मेकिंग पेबल टूल्स इन अफ्रीका। यहां पर यह कहा गया क्योंकि वो जो होमो एबिलस से अधिक विकसित था, कौन, होमो इरेक्टस, और जो कि अफ्रीका में पेबल उपकरणों का निर्माता था। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रथम वह मानव दोस्तों होमो एबिलस है जिसने उपकरण को निर्माण को शुरू किया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह मानव का कौन सा प्रकार है जिसने की पहली बार उपकरणों के निर्माण की चीजों को शुरू किया। फर्स्ट वह कौन सा माना दोस्तों, तो वह है आपका होमो हैबिलस, जिसने दोस्तों सबसे पहली बार जो पेबल टूल्स हैं उनका निर्माण शुरू किया था। लेकिन हम होमो इरेक्टस की बात करते दोस्तों, तो होमो इरेक्टस दोस्तों इवॉल्व हुए इससे, और उन्होंने एस्यूलियन कल्चर दोस्तों उनके चीजों का निर्माण शुरू किया दोस्तों। और होमो इरेक्टस के प्रमाण हमको बहुत सारे जगह से देखने को मिलते हैं, चाहे हम जावा के त्रिनील की बात कर लें, चाहे चीन में पेकिंग मानव की बात कर लें, जो कि चकोटियन हमको केव से देखने को मिलते हैं। तो सभी स्थान दोस्तों हमको एस्यूलियन कल्चर्स के टूल्स के भी प्रमाण साथ में मिले दोस्तों। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात जहां पर बोथ ए एंड आर इज करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। आश्वासन ये दिया हुआ है दोस्तों कि द मेसोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन हैव हैवीली वॉर्म वर्न आउट टिथ। मतलब कि दोस्तों जो मध्य पाषाणिक मानव कंकाल हैं उनमें जो दांत उनके हमको देखने को मिलते हैं वो अधिकतर क्या थे, वो घिसे हुए हमको दिखाई देते हैं। वहीं पर रीजन ये दिया गया कि इट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कल्टिवेटेड ग्रेन्स इन दियर डाइट। मतलब कि यह भोजन में अधिक मात्रा में कृषि उत्पादित अनाज का प्रयोग करते थे, जिसके वजह से इनके जो दांत हैं वो क्या हो गए थे, अधिक घिस गए थे। मेसोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन में जो हमको प्रमाण दिखाई देते हैं।
और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य के जो दांत हमको दिखाई देते हैं वो ठीक है अत्यधिक घिसे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यह भोजन में अत्यधिक कृषि उत्पादित अनाज का प्रयोग करते थे मध्य पाषाण काल में दोस्तों। ये जो फैक्ट है ये थोड़ा सा क्या है, हमको डाउटफुल दिखाई देता है। ये जो क्वेश्चन दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कई सारे दोस्तों यदि मैं इसका सही आंसर मैं देखता हूं अपने यहाँ दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही बताया गया है। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड में जो है आपका कि कृषि का प्रयोग हमको नहीं दिखाई देता, ये आपका नव पाषाण काल में दिखाई देता है। ठीक है, अब इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है कि ठीक है मेसोलिथिक ह्यूमंस के स्केलेटन जो दोस्तों इनके दांत हमको घिसे हुए दिखाई देते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये इस वजह से कि उन्होंने कल्टीवेटेड ग्रेन्स का उपयोग करते थे अपने डाइट में, जो चीजें हैं ये हमको गलत लगती हैं। इस वजह से दोस्तों जो मेरा मानना है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और जो इस बुक्स में दिया गया है दोस्तों, जो नोट्स में दिया गया है मेरे, वो दोस्तों आपका क्या है, बी होगा सही। तो अब आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि नरहन कल्चर इज द चालकुलिथिक कल्चर ऑफ सरयू पर रीजन इन द मिडिल गंगा प्लेन। मतलब कि दोस्तों जो मध्य गंगा का सरयू पार का क्षेत्र दोस्तों वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति का दोस्तों नरहन संस्कृति के रूप में जाना जाता है दोस्तों, पहला चीज दिया गया है। और दूसरा दोस्तों रीजन बताया गया है कि इट हैज यील्डेड कॉपर एंड लिथिक ऑब्जेक्ट इन प्रोफ्यूजन। मतलब कि इस संस्कृति में दोस्तों प्रभुत मात्रा में तांबा और पाषाण की वस्तुएं दोस्तों जो प्राप्त हुई हैं, और इस वजह से दोस्तों इन दोनों को क्या माना जाता है, ताम्र पाषाणिक कल्चर था चालकुलिथिक कल्चर के रूप में हमको दिखाई देता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर दोस्तों ए एंड आर इज बोथ आर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इसके पहले दोस्तों मैं आगे बढ़ूं, आप सभी दोस्तों हिंदी की जो ये प्रश्न है आप उनको देख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन दोस्तों तो आप हमें जरूर पूछेंगे जरूर। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक दोस्तों यदि आपका कोई भी डाउट हो, आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलते दोस्तों अगले असर्शंस एंड रीजन की तरफ दोस्तों, प्रश्नों की तरफ। तो ये दिया गया दोस्तों कि द मेगालिथिक साइट हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्ट्रोलिज्म। मतलब कि दोस्तों महापाषाणिक स्थलों में दोस्तों कृषि एवं पशुपालन दोनों के प्रमाण हमको मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, मेगालिथिक साइट से। मेगालिथिक साइट से दोस्तों जो मैक्सिमम प्रमाण हमको दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में, मध्य भारतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जब आप इनके साइट का एक्सकवेशन करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो बृहद पाषाण काल का दोस्तों क्षेत्र है, यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरिज्म, जिसमें दोस्तों कि आपका कृषि एवं आपका जो पशुपालन है उसका प्रमाण देखने को मिलता है। दूसरा दिया गया दोस्तों, इट इज एविडेंटेड फ्रॉम द इनग्रेविंग ऑन द रॉक्स। मतलब कि दोस्तों ये जो प्रमाण है कि ये पशुपालन और कृषि करते थे, ये प्रमाण हमको चट्टानों पर उत्कीर्णन से ऐसा प्रमाण हमको पता चलता है। जो ये तो पहली बात की मेगालिथिक साइट्स में हमको चट्टानों पर उत्कीर्णन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। जब नहीं मिलेंगे तो उनसे हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो एग्रीकल्चर करते थे, पेस्टोरिज्म करते थे। ये प्रमाण हमको रॉक इनग्रेविंग के द्वारा नहीं दोस्तों, बल्कि वहां पर जो बाकी अदर एविडेंसेस हैं उनके थ्रू हमको पता चलता है, जिसमें आपके पशुओं की हड्डियों के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं, चाहे कृषि के जले हुए जो अनाजों के प्रमाण वो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसमें जो मेगालिथिक कल्चर है वहां पे साइट्स में हमको एग्रीकल्चर पेस्टोरिज्म का उनका क्या रहा होगा, आधार रहा होगा। इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, जहां पर ए सही है और आर गलत, दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जहां पर सर्सन ये दिया गया है दोस्तों कि तोरण ऑफ सांची स्तूप नरेट जातक स्टोरीज। मतलब दोस्तों जो सांची के स्तूप हैं दोस्तों, जिसमें तोरण का जो क्षेत्र दोस्तों उसमें जातक के कहानियों का वर्णन है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू द बुद्धाज स्टोरीज, बुद्धाज लाइफ। मतलब कि दोस्तों जो भगवान बुद्ध की जीवन है दोस्तों, उनकी कहानियों के बारे में दोस्तों जो जानकारी प्राप्त होती है वो जातक की कहानियों से जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। और जातक का दोस्तों ऐसा अभी तक मानना है कि 549 या 550 के आसपास इनके नंबर दोस्तों। और इनकी कहानियां, जातक जो स्टोरीज दोस्तों, जब आप सांची स्तूप तरफ जाते हैं दोस्तों, जो कि मौर्य काल का बनाया हुआ स्तूप है दोस्तों, तो इनमें जो तोरण द्वार है उसमें हमको जातक कहानियों का डिपिक्शन देखने को मिलता है। और ये फैक्ट जो दोस्तों क्या है, सही है। वहीं पर दोस्तों जो रीजन दिया गया है कि बिकॉज ये दिया दोस्तों क्योंकि बिकॉज महायान कल्ट वॉज प्रमोटिंग डिपिक्शन ऑफ बुद्ध एंड हिज
लाइफ, मतलब दोस्तों जो महायान है, भगवान धर्म महायान ये कहता है कि धर्म बुद्ध और उसके जीवन के दृश्यों को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं, महायान में दोस्तों भगवान बुद्ध के जो चीजें हैं उनको क्या किया जाता है, डिपिक्ट किया जाता था, चाहे सिंबल के फॉर्म में चाहे किसी रूप में, और महायान इसको क्या करता है, प्रमोट करता है। और दोस्तों ये जो दोनों चीजें हैं वो क्या है, सही है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों असरसन में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रू ओवर द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस ऑफ अर्ली विलेज सेटलमेंट, मतलब दोस्तों जो प्रारंभिक ग्राम आवासों में जब अधिशेष कृषि का उत्पादन हुआ, जब उनमें अधिक क्या हुआ कि कृषि की उपज हुई दोस्तों, तो उसी के आधार पर जो सैंधव सभ्यता है उसका विकास हमको देखने को मिलता है। मतलब कि पहले यहाँ पर गांव थे, गांवों ने क्या किया, कृषि किया और बहुत सारे उत्पाद, मतलब कि उन्होंने अनाज का उत्पादन किया। जब अनाज का उत्पादन किया तो उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हुई, अर्थात बढ़ी। बढ़ी तो ये जो ग्राम है वो धीरे 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 किसका रूप में लगे, एक नगर का रूप में लगे। और जब ये नगर ही विकसित हुए तो तब जाकर धीरे धीरे सैंधव सभ्यता का विकास यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो कि बातें बिल्कुल सही भी हैं। और दूसरा रीजन क्या दिया गया है कि यूज ऑफ कॉपर टेक्नोलॉजी इन कॉम्बिनेशन विद द कंडक्टिव नेचुरल इन्वायरमेंट इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब कि उपयुक्त प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ जो ताम्र तकनीकी का प्रयोग है उसने कृषि कार्यों में अभिवृद्धि की। अब आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मानव के द्वारा सबसे पहला जो प्रयोग में लाया गया था दोस्तों, आपका वो मेटल वो लाया गया दोस्तों, कॉपर। और कॉपर दोस्तों जब प्रयोग में लाया गया तो कॉपर के कई सारे टूल्स मानव ने बनाए। और जब कॉपर के टूल्स बनाए दोस्तों तो जो उनकी जो कृषि थी, जो उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी दोस्तों, क्या हुआ, उनका विकास हमको देखने को मिलता है। अब जब एग्रीकल्चर में विकास होगा दोस्तों तो उनको जो एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन होगा, जो सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो वहां पे हमको अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजें दोस्तों क्या है, कंटेम्प्रेरी है और सही में चलती भी हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले का काल है वहां पे कॉपर के यूज हमको देखने को मिलते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों वही कॉपर के साथ साथ दोस्तों एक टीन को मिलाकर वो ब्रॉन्ज का भी उपयोग करते हुए हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, आप वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैचिंग करानी है, जहां पर दोस्तों आपको व्हीकल्स दिए गए हैं, अर्थात एक में सवारी के नाम दिए गए हैं और दूसरा दिया गया दोस्तों उनसे संबंधित डाइटीज, मतलब कि उनसे संबंधित जो देवता हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, मैचिंग कराना है। यहाँ पर दोस्तों व्हीकल्स की बात करते हैं दोस्तों, इसमें लॉयन, ईगल, बुल, पीकॉक। वहीं पर जब मैं लिस्ट टू की बात करूं दोस्तों, जो कि डाइटी से संबंधित है, तो वो है कार्तिकेय, शिव, विष्णु एंड दुर्गा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भगवान जो माता दुर्गा है इनकी सवारी क्या है दोस्तों, तो वो है आपकी लॉयन अर्थात सिंह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का जो होगा वो फोर्थ मैचिंग होगा। वहीं बात करते हैं यदि ईगल की दोस्तों, जो गरुण जिसे हम लोग बोलते हैं, तो गरुण जो है दोस्तों इसकी ये किसका है दोस्तों, भगवान विष्णु का है। बुल जो है दोस्तों भगवान शिव का है, अर्थात जो सांड या वृषभ का है दोस्तों, बैल का लिए किसका है, भगवान शिव का दोस्तों। बाकी बचा दोस्तों पीकॉक, जो कि मयूर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ये आपके कार्तिकेय भगवान का माना जाता है। इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तब तक दोस्तों आप जल्दी से एक बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तब तक दोस्तों जल्दी से जो भी छात्र हिंदी के हैं वो चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर भी आपको लिस्ट वन लिस्ट टू दिए गए हैं दोस्तों, जहां पर एक तरफ ऑथर्स के नाम दिए गए दोस्तों। ये आपकी जो लिस्ट वन है दोस्तों, ये पे ऑथर्स के नाम है, अर्थात ये आपके जो लेखक हैं, जो राइटर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। जो लिस्ट टू है दोस्तों, ये यहाँ पर दोस्तों आपके बुक्स के नाम दिए गए हैं, और दोनों कौन से ऑथर्स ने दोस्तों कौन सी बुक्स लिखी थी, ये क्या करना है दोस्तों, आपको मैचिंग करानी है दोस्तों, जिसमें कि आप आसानी से करा पाए। दोस्तों ये सभी के सभी जो पुस्तकें यहाँ पर आपको दिखाई दे दोस्तों, हमने सभी पुस्तकों के राइटर्स के नाम दोस्तों आपको एक डिटेल डिस्कशन में दोस्तों एक वीडियो अलग से हमने बनाई है, जहाँ पर दोस्तों जितनी भी आर्कियोलॉजी या फिर उससे संबंधित जो भी रिलेटेड बुक्स हैं और उनके जो राइटर्स हैं, हमने ऊपर उसके ऊपर स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनाई दोस्तों। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जरूर देखिए दोस्तों, आपको एक ही स्थान पे सभी आर्कियोलॉजिकल एक्सपेक्ट वाली बुकें और उनके जो ऑथर्स हैं उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जेएम कैनवार की दोस्तों। तो जो जेएम कैनवार दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो पुस्तक लिखी हुआ पुस्तक का नाम है एंशिएंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जबकि यदि हम बात करें दोस्तों बी अल्चिन एंड एफ आर अल्चिन की दोस्तों, तो बी अल्चिन दोस्तों एफ आर अल्चिन ने जो पुस्तक लिखा वो लिखा दोस्तों द राइज
ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। वहीं पर बात करें दोस्तों यदि हम एम के धवलिकर की, तो एम के धवलिकर ने दोस्तों जो पुस्तक लिखी वो लिखी दोस्तों आपकी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी। बाकी बचे दोस्तों आपकी बी के थापर, तो बी के थापर ने लिखा है दोस्तों रिसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन इंडिया। सो दैट्स वाई दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके सामने है, जहां पर दोस्तों लिस्ट वन में ये आपके साइट्स के नाम दिए गए हैं, पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए गए हैं, और लिस्ट टू में दोस्तों इनके एक्सकेवेटर के नाम दिए गए हैं दोस्तों, अर्थात आपके जो इनके खनन करता है दोस्तों उनके नाम दिए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके जो लिस्ट वन में नाम दिए गए वो दिए गए मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसको 1992 में दोस्तों किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये किया गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अलग अलग चीजें दी गई हैं। यहाँ पर सूरज भान का नाम दिया गया है, सर जॉन मार्शल का नाम दिया गया है, जेपी जोशी का नाम दिया गया, एस.आर. राव का नाम दिया। अब आपको मैंने पढ़ाते समय ही ये चीजें बताई थी कि जो मोहनजोदाड़ो है ये भले ही एक्सकेवेट किया है आर.डी. बनर्जी ने, लेकिन यदि मान लीजिए आर.डी. बनर्जी का नाम नहीं मिलेगा तो सर जॉन मार्शल का नाम आएगा वहां पे। क्यों आएगा? क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदाड़ो हो, इन दोनों का एक्सकेवेशन 1921 और 1922 में क्रमशः आपके दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये जो डायरेक्टर थे कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, और इन्हीं के निर्देशन में इन दोनों का एक्सकेवेशन किया गया। इस वजह से इसका सही मैचिंग क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल हो जाएगा। वहीं पर लोथल का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। लोथल किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है आपके एस.आर. राव के द्वारा। बचा दोस्तों भगवानपुर आपका, तो भगवानपुर दोस्तों जगपत जोशी अर्थात जेपी जोशी का दोस्तों किया गया था। इन्हीं ने दोस्तों आपका जो सुरपोतड़ा पुरास्थल है इसका भी एक्सकेवेशन दोस्तों इन्होंने ही किया है दोस्तों, जहां से हमको घोड़े के हड्डी के प्रमाण मिले हैं, घोड़े के अस्थियों के प्रमाण जो सुरपोतड़ा से मिले दोस्तों, इसका भी एक्सकेवेशन आपके जेपी जोशी ने किया है। बाकी बचा दोस्तों आपका जो सिसवल आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये दोस्तों आपके सूरज भान के द्वारा उसको एक्सकेवेट किया गया था। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो ये प्रश्न है समझ में आ रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी सभी समस्याओं का दोस्तों समाधान अवश्य किया जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों लिस्ट वन को लिस्ट टू से दोस्तों आपको मैच कराना है, जहां पर दोस्तों आपकी जो लिस्ट वन है ये किसी न किसी कल्चर से एसोसिएटेड है, अर्थात ये आपकी किसी न किसी संस्कृति के नाम है दोस्तों। वहीं पर जो लिस्ट टू है दोस्तों ये किस रीजन में, किस एरिया में दोस्तों जो इनकी लोकेलिटी है, जो इनके प्लेसेस हैं उनके नाम दिए गए, जहां पर इनके जो ये कल्चर है वो क्या हुए, फले फूले। सबसे पहले दोस्तों आपका नाम दिया गया हाकरा कल्चर, दूसरा गया है सूथी कल्चर, तीसरा बारा कल्चर, चौथा गया है सूरत कल्चर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका जो हाकड़ा या फिर हाकड़ा कल्चर दोस्तों ये विकसित कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो ये विकसित हुआ आपका चोलिस्तान में। कहाँ पर विकसित हुआ दोस्तों? चोलिस्तान में विकसित हुआ। वही बात करते थे हम सोथी कल्चर की दोस्तों, सोथी कल्चर है आपका राजस्थान में विकसित हुआ होता हुआ दिखाई देता है। जबकि बात करें हम बाड़ा संस्कृति की, तो बाड़ा कल्चर दोस्तों पंजाब के क्षेत्र में है। बाकी बचा दोस्तों आपका जो सूरत कल्चर है दोस्तों, जो सूरत संस्कृति कहते हैं, ये आपका गुजरात में हमको दिखाई देता है विकसित होते हुए। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैच द अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ सिरेमिक टाइप्स। ये आपके दोस्तों जो सिरेमिक टाइप्स के नाम दिए गए हैं, पॉटरीज के नाम दिए गए दोस्तों, जिसमें आपका सबसे पहले नाम दिया गया है ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, और दूसरा दिया गया दोस्तों जो दूसरी लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पर रिलेटेड साइट्स जो संबंधित पुरास्थल है जहां से इनके प्रमाण मिले हैं वो दिया गया है। अब दोस्तों जो ओसीपी है दोस्तों, जिसको हम लोग अकर्ड कलर्ड पॉटरी यहाँ बोल रहे हैं, तो ओसीपी का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तक्षशिला, हस्तिनापुर, इमली डी या फिर अहिच्छा था दोस्तों। तो हमने दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही आपको दोस्तों जब हस्तिनापुर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन ऊपर आया भी था दोस्तों, जहां पर हमने आपको बताया था कि पीजीडब्ल्यू के जो नीचे है दोस्तों आपका साइट है दोस्तों, वहां से हमको ओसीपी का प्रमाण मिला है। कहां से दोस्तों? तो वो मिला है हमको हस्तिनापुर आर्कियोलॉजिकल साइट से। और दोस्तों जब हम बात करते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर की दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRW दोस्तों, इस BRW का जो हमको एविडेंस देखने को मिलता है दोस्तों, तो वो कहां से देखने को मिलता है? इमली डी आर्कियोलॉजिकल साइट से देखने को मिलता है। वहीं पर हम बात करते हैं पेंटेड ग्रेवेयर की दोस्तों, तो जो पेंटेड ग्रेवेयर दोस्तों है जिसको लोग पीजीडब्ल्यू बोलते हैं, पीजीडब्ल्यू का दोस्तों जो प्रमाण हमको देखने को मिलता है सबसे पहली बार ये हमको अहिच्छत्र में देखने को मिलता है। जबकि
नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBPW। इसका दोस्तों प्रमाण हमको कहां से देखने को मिलता है, तो ये तक्षशिला जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जहां पर दोस्तों लिस्ट वन में जो आपके नाम दिए गए दोस्तों ये आपके एक्सकेवेटर्स के नाम है। बाकी दोस्तों जो आपका जो लिस्ट टू है ये आपके साइट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन से एक्सकेवेटर ने कौन से साइट को एक्सकेवेट किया है, ये आपको क्या करना है, मैचिंग करानी है। दोस्तों सबसे पहले नाम दिया गया यहाँ पे बीबी लाल सर का। बीबी लाल सर ने दोस्तों सबसे पहले एक्सकेवेट किया था रामायण काल से संबंधित जो आपका श्रृंगबेरपुर, ध्यान रखिएगा श्रृंगबेरपुर पूरा स्थल जो दोस्तों ये आपके रामायण काल से संबंधित है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है किस काल से संबंधित दोस्तों, कि आपके रामायण काल से संबंधित है। बाकी दोस्तों जो दूसरे नंबर पर दोस्तों बीके थापर, इन्होंने दोस्तों जो प्रकाशपुरा स्थल है इसका एक्सकेवेशन किया था। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों यदि आपके के सिन्हा की दोस्तों, तो के सिन्हा ने दोस्तों आपको जो श्रावस्ती आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां का उत्खनन किया था। बाकी बचा दोस्तों आपका वैशाली, वैशाली के दोस्तों वीपी सिन्हा ने क्या किया था, एक्सकेवेट किया था। इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ, तब तक दोस्तों जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि इन चीजों जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं उनको अरेंज करना है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। दोस्तों आपको यहाँ पे क्वाइंस के नाम दिए गए हैं, जिनमें दोस्तों नाम दिए गए छत्रपा क्वाइंस, गरैया क्वाइंस, सातवाहना क्वाइन या फिर कुसाना क्वाइन। इनको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है कि लाइन में एक क्रम में इनको क्या करना है, आपको मिलाना है भाई, आपस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा सातवाहन क्वाइंस। सातवाहन क्वाइंस दोस्तों इनमें सबसे पहले आएगा। दोस्तों उसके पश्चात जो आएगा दोस्तों आपका कुषाण क्वाइंस आएगा दोस्तों दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आपका क्षत्रप क्वाइंस, और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपका गदैया क्वाइंस। इस वजह से दोस्तों जिसमें दो ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन में जो सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से दिया है दोस्तों, जिन पे कि आपको जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके डेटिंग के हिसाब से आपको सेट करना है। नाम दोस्तों आपके पैसरा, झूसी, भीतरी और लंघनाज आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं, जिनमें दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है आपका पैसरा आर्कियोलॉजिकल साइट। ये पहले नंबर पे आएगा दोस्तों, इनमें सबसे प्राचीन यही है दोस्तों। जबकि दोस्तों आपको जो लंघनाज है ये दूसरे नंबर पे आएगा। जबकि दोस्तों बचा हुआ दोस्तों आपका जो झूसी है ये तीसरे नंबर के इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों आपका बचा हुआ भीतरी, जहां से दोस्तों हमको भीतरी स्तंभ लेख का भी प्रमाण मिलता है दोस्तों, जो कि स्कंद गुप्त, गुप्त शासक स्कंद गुप्त जो है दोस्तों यहाँ से इसका प्रमाण भी हमको दिखाई देता है दोस्तों। और इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या करना है दोस्तों कि चार यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी गई हैं, उनको इनके डेटिंग के हिसाब से, इनके काल के हिसाब से आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। दोस्तों सबसे पहले दिया गया दीदारगंज यक्षी। आप सभी लोग जानते हैं दीदारगंज यक्षी है ये आपकी मौर्य काल की है। कब की है, मौर्य काल की है दोस्तों। बाकी गजेंद्र मोक्ष ऑफ देवगढ़ टेम्पल, दोस्तों जो देवगढ़ टेम्पल का गजेंद्र मोक्ष दृश्य है उसके बारे में नाम दिया गया है, जो कि दोस्तों आपके बात का गुप्ता काल का माना जाता है दोस्तों। बाकी दोस्तों जो तोरण ऑफ सांची है ये भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि तीसरे नंबर का आता है। सबसे लास्ट में आता है दोस्तों लेडी ऑफ ग्यारसपुर, मतलब कि दोस्तों जो आपको ग्यारसपुर का साल भंजिका है दोस्तों ये चौथे नंबर पे आएगा। इस वजह से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों इसका। एक वेट मिनट सुन, 1 2 3 4, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। इसका सही आंसर सबसे पहले पे ये आएगा दीदारगंज की अच्छी, ठीक है, मौर्य काल। तोरण सांची का ये आएगा आपके दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा आपका गजेंद्र मोक्ष, और चौथे नंबर पे आएगा ग्यारसपुर, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजन है, आप भी एक बार इसको देख लेंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, जबकि बाकी जगह दोस्तों ये डी देखने को मिल रहा है। मेरे वजह से ये सही होना चाहिए। बाकी दोस्तों यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी दोस्तों हमें इसको बता सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, तब तक दोस्तों आप चाहें तो हिंदी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।
दोस्तों आपके सामने कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इंस्क्रिप्शन के नाम दिए गए हैं और इंस्क्रिप्शन को दोस्तों आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले दोस्तों नाम दिया गया है एरन इंस्क्रिप्शन दोस्तों, जो कि स्कंदगुप्त का है। दूसरा नाम दिया गया है गरुण पिलर इंस्क्रिप्शन। तीसरा नाम दिया गया है सॉर्ची पिलर इंस्क्रिप्शन। और चौथा नाम दिया गया दोस्तों एहोल इंस्क्रिप्शन। इन इंस्क्रिप्शंस को दोस्तों आपको डेटिंग में के हिसाब से दोस्तों क्या करना है, सही क्रम में करना है दोस्तों। जो सॉर्ची है दोस्तों, ये आपके सांची पिलर इंस्क्रिप्शन है दोस्तों। इस वजह से इसका सही यदि हम डेटिंग की बात करें दोस्तों, तो सांची पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे पहले पे आएगा इनमें दोस्तों। वहीं पे यदि हम बात करते हैं गरुड़ पिलर लेख की दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे आएगा। बाकी बचा दोस्तों आपका, यदि हम बात करते हैं स्कंद गुप्त गुप्त काल का दोस्तों, तीसरे नंबर पे। और उसमें सबसे लास्ट दोस्तों रवि कीर्ति, जो कि दोस्तों लिखित आपका एहोल इंस्क्रिप्शन है। रवि कीर्ति ने दोस्तों लिखा है, और यहाँ पर दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच की लड़ाई के बारे में बात करता है दोस्तों। और ये इनमें से सबसे प्राचीनतम स्तूप के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इस वजह से जिसमें चौथा सबसे लास्ट में दोस्तों, अपने आप इसको आप टिक लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दोस्तों। इनमें दोस्तों आपको जो सिक्कों के नाम दिए गए हैं दोस्तों, इसमें आपको गुप्ता क्वाइंस, पांचाल क्वाइंस, कुशाना क्वाइंस और यौधेय क्वाइंस के नाम दिए गए हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाजनपद जो सिक्के हैं ये सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो जो यौधेय सिक्के हैं दोस्तों, इनमें सबसे प्राचीन, इससे सबसे पहले आ जाएंगे। बाकी दोस्तों जब आपके कुषाण काल के सिक्के हैं या फिर पंचाल जो सिक्के हैं, यौधेय पंचाल दोस्तों, यौधेय के पश्चात पंचाल सिक्कों में प्रमाण मिलते हैं। गुप्ता दोस्तों में सबसे लास्ट में आएगा, और दोस्तों कुषाण जो दोस्तों उसके पहले आएगा। इस वजह से दोस्तों इसमें फोर्थ सबसे पहले नंबर पे, तो दो फोर्थ पहले नंबर पे हैं। उसके पश्चात दोस्तों जिनमें कुषाण फोर्थ के पश्चात दोस्तों जो पांचाल दो दूसरे नंबर पे, मतलब ऑप्शन में जो बी होगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपके सामने नाम दिए गए भाई, इनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ल्यूरेट, दूसरा दिया है लॉरेल लीफ पॉइंट, तीसरा क्वीना स्क्रैपर, चौथा पैरेट बेसिक। मतलब कि दोस्तों चंद्रक है पहले नाम पे, दूसरा पे लॉरेल लीफ पॉइंट है, तीसरा क्वीना स्क्रैपर है, चौथा पैरेट दक्षिणी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। इनमें सबसे प्राचीन दोस्तों आपका है लॉरेल लीफ पॉइंट दोस्तों। सल्यूट्रियन कल्चर से इसका एसोसिएट किया जाता है लॉरेल लीफ पॉइंट दोस्तों। और जो लॉरेल लीफ पॉइंट है इनमें सबसे प्राचीन है। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दो पहले नंबर पे होगा, तो आप इसको एसोसिएट कर लीजिए, दो तो ये हो गए। अब इनमें दूसरे नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है आपका क्वेना स्क्रैपर। जो क्वेना स्क्रैपर दोस्तों सेकंड आपका एंशियंट ओल्ड टूल्स के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इस वजह से जो तीसरा दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों, इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी बचा दोस्तों जो पैरेट बेसिन है ये आपका तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों ल्यूरेट, चंद्रक बोलते हैं, ये लास्ट में आएगा। और दोस्तों ये तो हो गया आपके प्रश्न दोस्तों 49 नंबर तक के। बाकी दोस्तों जो आपका 50वां प्रश्न है 2009 के दोस्तों जून का, वो दोस्तों आपका प्रश्न है आपके पैसेज के रूप में दोस्तों। आप इस पैसेज को जरूर पढ़ें और इसका जवाब क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको जो जून का क्वेश्चन पेपर है समझ में आई होंगी चीजें। जहां पर भी कंफ्यूजन हो दोस्तों आप हमें जरूर बताएं। हो सकता है दोस्तों कि बताने के क्रम में कुछ प्रश्न गलती हो गए हूं, आप हमें बताएं, उसको डिस्कस करके हम लोग वापस से पुनः डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो इसके पश्चात दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो जून का पेपर तो हो गया दोस्तों, हम लोग बात करेंगे दिसंबर का, जो दिसंबर 2009 का पेपर है उसके बारे में। तब तक दोस्तों हमारे चैनल पर जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों दिसंबर 2009 के पेपर के साथ। नमस्कार दोस्तों, हम लोग ने अभी 2009 के जून के पेपर की चर्चा की। अब दोस्तों हम लोग 2009 के जो दिसंबर यूजीसी नेट का पेपर दोस्तों हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने डेली बेसिस पर जैसा कि आपको बताया ही दोस्तों कि आर्कियोलॉजी से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का 2009 के दिसंबर क्वेश्चन पेपर के इस सॉल्यूशन के एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं
अपने वीडियो की तरफ दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नो कल्चर स्टेज फॉर स्मिथ साइट इज एसोसिएटेड। मतलब कि दोस्तों वह कौन सा तकनीकी सांस्कृतिक चरण दोस्तों है दोस्तों जिससे कि जो आपका फॉरेस्ट स्मिथ स्थल है वो संबंधित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूलिथिक कल्चर अर्थात दोस्तों नवपाषाण काल है, मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल है, मिडिल पैलियोलिथिक अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल है, या फिर एस्यूलियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो फॉरेस्ट स्मिथ दोस्तों साइट है ये एसोसिएट करता है मिडिल पैलियोलिथिक से अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल से। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि फ्रॉम विच साइट अर्लीस्ट यूज ऑफ फायर इज रिपोर्टेड इन एशिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। जब भी बात की जाएगी अर्लीस्ट यूज ऑफ फायर की दोस्तों, तो आप सदैव ध्यान रखिएगा चीन की में स्थित जो चौकोटियन केव है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका चाइना में स्थित है। कहाँ पर, चाइना में स्थित दोस्तों। और यहाँ से हमको होमो इरेक्टस का दोस्तों एक फॉसिल जिसको हम लोग पेकिंग मैन कहते हैं, पेकिंग मानव कहते हैं दोस्तों, उसके प्रमाण यहाँ से मिले दोस्तों। और इसी गुफा में दोस्तों एक लाइम केव है और इसी गुफा में हमको अर्लीस्ट यूज ऑफ फायर का भी रिपोर्ट एशिया के संदर्भ में देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि व्हाट आर द मेन टूल कंपोनेंट्स ऑफ नटूफियन। मतलब कि दोस्तों जो नटूफियन संस्कृति है उसमें प्रमुख उपकरण का प्रकार कौन सा है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ग्राउंड स्टोन एक्स दिया गया है, दूसरा स्क्रैपर्स ऑन फ्लेक दिया गया है, माइक्रोलिथ्स दिया गया है और चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स दिया गया है। मतलब दोस्तों कि आपको यहाँ पर अलग अलग उपकरणों के नाम दिए गए दोस्तों। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो नटूफियन कल्चर है, नटूफियन कल्चर में दोस्तों को जो माइक्रोलिथ्स जिसको हम लोग लघु अस्मक बोलते हैं, लघु पाषाण कहते हैं, इन प्रकार के उपकरणों की चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। कहां पर, नटूफियन कल्चर में। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। जहां पर दोस्तों आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आएगा दोस्तों तो प्लीज हमें दोस्तों बताएं वहां पर, क्योंकि दोस्तों हम आपको वहां कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़कर आपके सभी चीजों को जरूर डिस्कस करेंगे और उन पे बातें जरूर करेंगे। आगे चले दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि हु वाज द ऑथर ऑफ टिपिकल मुस्टेरियन कल्चर इन वेस्टर्न यूरोप। मतलब कि दोस्तों जो पश्चिमी यूरोप का इलाका है वहां पर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मुस्टेरियन कल्चर पाया जाता है दोस्तों। उनमें से दोस्तों जो टिपिकल मुस्टेरियन कल्चर, इसको लोग विशिष्ट मुस्टेरियन संस्कृति कहते हैं, उसके निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं दोस्तों, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दोस्तों, ये आपके प्रश्न आया था। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों नियंडरथल को दोस्तों हम लोग टिपिकल मुस्टेरियन कल्चर के निर्माता के रूप में दोस्तों हम लोग जानते हैं। दोस्तों जब भी नियंडरथल की बात आए तो हमने आपको बार बार कहा है कि दोस्तों नियंडरथल वह प्रथम मानव है दोस्तों जिसके द्वारा जो ये समाधान की प्रक्रिया है, बरियल सिस्टम है, इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस चीज को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अपर विला फ्रांसिया वाज फौना ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। मतलब कि दोस्तों जो उच्च विला फ्रांसिया दोस्तों आपका काल है, वहां पर उसका निम्न का पशु वर्ग कौन सा था। मतलब दोस्तों जो उच्च विला फ्रांसिया समय है दोस्तों, उसका निम्न का पशु वर्ग कौन सा था दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। होलोसिन नूतन काल में दोस्तों ये पाया गया था, मिडिल प्लेस्टोसिन अर्थात दोस्तों मध्य प्राचीन नूतन काल में पाया गया था, लोअर प्लेस्टोसिन मतलब कि निम्न प्राचीन नूतन काल में इसका उद्भव होता दिखाई देता है, या फिर प्लायोसिन जिसको हम लोग दोस्तों है प्लायोसिन पीरियड, इसमें दिखाई देता है। तो जिसमें दोस्तों आपको जो अपर विला फ्रांसिया ग्रुप है ये कब हमको दिखाई देता है दोस्तों, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, उसका सही आंसर होगा दोस्तों लोअर प्लेस्टोसिन पीरियड में अर्थात निम्न प्राचीनतन काल में। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों आपके सामने कि थर्मोल्यूमेंसिस डेटिंग इज यूज्ड टू डेट। दोस्तों हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जब जून 2009 के पेपर की डिस्कशन कर रहे थे और वहां पे डेटिंग की बात आई दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि जो उष्मा दीप्ति विधि है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा दीप्ति विधि बोलते हैं। थर्मोल्यूमेंसिस को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उष्मा दीप्ति विधि। तो दोस्तों जो उष्मा दीप्ति विधि है, थर्मोल्यूमेंसिस डेटिंग है, ये यूज किया जाता है वहां पर दोस्तों जहां पर हमको मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं, अर्थात जो पॉटरीज होते हैं दोस्तों, पॉटरीज की डेटिंग किससे की जाती है, तो दोस्तों ये की जाती है थर्मोल्यूमेंसिस मेथड से। वहीं पर दोस्तों जब भी बात बोन्स की आएगी, किसकी आएगी, बोन्स की आएगी दोस्तों, तो आप सदैव ध्यान रखिएगा जो फ्लोरीन टेस्टिंग होती है, फ्लोरीन परीक्षण होता है दोस्तों, उसके द्वारा बोन्स की टेस्टिंग होती है। लेकिन बात जब वॉल्केनिक एश की आएगी तो आप ध्यान रखिएगा
वहां पर दोस्तों आप किसकी चले आएंगे, आप वहां पर चले जाएंगे दोस्तों पोटेशियम आर्गन मेथड की तरफ। तो कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कि आपको सदैव ध्यान में होनी चाहिए और आपके माइंड में जैसे ही डेटिंग के कोई प्रश्न होती है सभी प्रश्न आपके माइंड में तुरंत क्लिक होने चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि कोप्रोलॉजी, कॉप्रोलॉजी डील्स विथ, मतलब दोस्तों जो कॉप्रोलॉजी है ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि स्टडी ऑफ फेशियल रिमेन्स, दूसरा स्टडी ऑफ सीड्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स या फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोस्तों जो कॉप्रोलॉजी है ये विष्ठा अवशेषों के अध्ययन से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या कहलाएगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि लिब्बीज रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड्स स्टार्टेड इन। अब देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि कई सारे डेटिंग मेथड है, उन्हीं में से दोस्तों एक डेटिंग मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। और दोस्तों ये आपका आधारित होती है C14 पर। किस पर आधारित है दोस्तों, C14 पर ये आधारित होती है। अब दोस्तों जो रेडियो कार्बन डेटिंग है ये किसके द्वारा खोज की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा दोस्तों खोज की गई थी, ये आपका खोज किया गया था लिब्बी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, जो विलियर्ड लिब्बी है दोस्तों, विलियर्ड लिब्बी, इनके द्वारा खोज की गई थी। अब ये कब शुरू हुआ था दोस्तों, ये शुरू हुआ था 1952 में, 1952 में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि साइट कैचमेंट एनालिसिस, क्या है दोस्तों, साइट कैचमेंट एनालिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दोस्तों स्थल आवाह विश्लेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थल आवाह विश्लेषण। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो साइट कैचमेंट, जो कैचमेंट एनालिसिस दोस्तों ये कब फर्स्ट अप्लाइड किया गया था, किस आर्कियोलॉजिकल, मतलब कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट दोस्तों इसके द्वारा पहली बार ये अप्लाई किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों, तो साइट कैचमेंट एनालिसिस दोस्तों ये सबसे पहली बार शुरू किया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया दोस्तों किसने, वीटा फिंजी ने, हिग्स एंड वीटा फिंजी। पूरा नाम दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिग्स एंड वीटा फिंची का दोस्तों जो साइट कैचमेंट एनालिसिस है सबसे पहली बार दोस्तों ये जो पुरातात्विक स्थल है उन पर प्रयोग किया गया था। इस दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की तरफ। आपके सामने दिया है कि इट इज डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सकेवेट एन एंशिएंट साइट बट वन कैन शो हाउ नॉट टू एक्सकेवेट। मतलब कि यह किसने कहा दोस्तों कि किसी पुरास्थल का उत्खनन कैसे किया जाए यह बताना कठिन है, लेकिन यह बताया जा सकता है कि किसी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कैसे न किया जाए। हम लोगों ने दोस्तों इसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस भी किया था, बहुत सिंपल सा है दोस्तों। इसे कहा था सर मार्टिमर व्हीलर ने। जी दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर के दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है कि किसी पुरातत्व का उत्खनन किया जाए ये तो बताना कठिन है, लेकिन कैसे न किया जाए ये बताना आसान है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा मार्टिमर व्हीलर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न यह है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइपोलॉजी इन आर्कियोलॉजी। मतलब कि दोस्तों जो आपका टाइपोलॉजी है जिसको हम लोग प्रारूपत्मकता कहते हैं हिंदी में, इसको आर्कियोलॉजी के संदर्भ में, पुरातत्व के संदर्भ में किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इसको प्रारंभ किया दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। पिट रिवर्स का नाम दिया गया है, सर मार्टिमर व्हीलर का नाम दिया गया है, ए घोष अर्थात अमलानंद घोष का नाम दिया गया है और सर जॉन मार्शल का नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पिट रिवर्स ने दोस्तों आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइपोलॉजी इसको क्या कहते हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न भी दोस्तों आपके सामने मैं पेश कर दे रहा हूं, आप चाहें तो दोस्तों इनको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और चीजों को दोस्तों आसानी से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि कोट दीजी इज लोकेटेड ऑन द रिवर। मतलब कि दोस्तों जो कोट दीजी पुरास्थल है ये किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बोलन नदी, घग्गर नदी, इंडस नदी या फिर सतलज। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो आपका कोट दीजी पुरास्थल है ये सिंधु नदी के तट पर, इंडस जो आपका रिवर दोस्तों उसके नदी के तट पर क्या है, ये आपका स्थित पुरास्थल। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रश्न ये है कि सिटाडेल इज एसोसिएटेड विद। मतलब दोस्तों जो सिटाडेल है जिसको हम लोग दुर्ग हिंदी में बोलते हैं, यह किससे संबंधित है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि जो मोहनजोदड़ो या फिर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जितने हमको नगर देखने को मिलते हैं वहां पर हमको जो उनके नगर हैं दो भागों में देखने को मिलते हैं, एक लोअर टाउन और एक सिटाडेल। सिटाडेल दोस्तों आपके उच्च लोगों का, जो उच्च वर्ग के लोग थे वहां पर उसको निवास करते थे और ये थोड़े से ऊंचाई पर स्थित होते थे और इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे। और यह प्रमाण
प्रमाण हमको हड़प्पा के जो नगर है उसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पूरा स्थल देखने को मिल रहे हैं, मेहरगढ़ है, बारा है, मोहनजोदड़ो है, आलमगीरपुर है। तो दोस्तों इनमें जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है यह सिंधु घाटी सभ्यता के कैपिटल के रूप में, राजधानी के रूप में हमको दिखाई देता है। यहाँ के जो नगर है दोस्तों सीटाडेल और लोअर टाउन में विभाजित थे, और इसका प्रमाण दोस्तों हमको मोहनजोदड़ो से दिखाई देता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द साइट्स इज लोकेट एसोसिएटेड विथ कॉपर होर्स। मतलब दोस्तों जो आपका कौन सा साइट है, जो चार आपके साइट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा साइट है दोस्तों, वह कौन सा पूरा स्थल है जो कि ताम्र निधि से, कॉपर होर्स से संबंधित है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिया गया है दौलतपुर, दूसरा दिया गया भगवानपुर, बहादुराबाद या फिर हुलास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जो बहादुराबाद आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों ये कॉपर होर्स से संबंधित है, अर्थात ताम्र निधि से संबंधित पूरा स्थल है दोस्तों। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है विच ऑफ द चालकोलिथिक साइट हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ इरिगेशन। मतलब कि दोस्तों वह कौन सा आपका पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है दोस्तों, जहां से हमको सिंचाई का, इरिगेशन का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है दोस्तों। तो हम लोगों ने जब चालकोलिथिक पीरियड डिस्कस किया था तो उसी संदर्भ में दोस्तों हम लोगों ने इनाम गांव की चर्चा की थी। किसकी, इनाम गांव की चर्चा की दोस्तों। हमने बताया था कि इनाम गांव में दोस्तों हमको पहली बार अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है सिंचाई को किए जाने का, कृत्रिम सिंचाई का प्रमाण मिलता है दोस्तों। इस वजह से इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालीबंगा वॉज डिजर्टेड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब कि दोस्तों जो कालीबंगा पूरा स्थल है उसका पतन या फिर जो इसका नष्ट होने का कारण क्या है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि चेंज इन द नेचर ऑफ रिवर घग्गर। मतलब कि जो जिस नदी, घग्गर नदी के तट पर ये स्थित था उसका जो नेचर था, उसकी जो प्रकृति थी, उसका जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन हो गया, पहला। दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्लड अर्थात बाढ़ के कारण उसमें वीरान हो गया यह क्षेत्र। तीसरा आर्यन इन्वेजन, मतलब कि आर्य आक्रमण कारण यह हो गया। और चौथा दिया है प्लेग, मतलब कि जो प्लेग महामारी है, जो रोग है, उसके कारण हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात चेंज इन द नेचर ऑफ रिवर घग्गर। अर्थात दोस्तों जो कालीबंगा पूरा स्थल है ये आपका जिस घग्गर नदी के तट पर यह स्थित था उसने, घग्गर नदी ने ही अपने स्वरूप में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। इस वजह से यह जो आपका क्षेत्र था कालीबंगा पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, ये धीरे 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 क्या होने लगा, वीरान होने लगा, अर्थात नष्ट होने लगा। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि मथुरा वॉज एक्सकेवेटेड बाय। तो दोस्तों जो मथुरा पूरा स्थल है ये किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया है दोस्तों। तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे जब भी बात मथुरा की आएगी दोस्तों, तो मथुरा को दोस्तों आप लोग एम से कनेक्ट करिएगा। मथुरा एम से शुरू होता है दोस्तों, इसको एक्सकेवेट किया था MC जोशी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, MC जोशी ने दोस्तों मथुरा को एक्सकेवेट किया था। वहीं पर दोस्तों यहाँ पे जो JP जोशी दिया है दोस्तों, JP जोशी को जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने दोस्तों जो सुरकोटड़ा पूरा स्थल है, कौन सा, सुरकोटड़ा जो पूरा स्थल है दोस्तों, इसको एक्सकेवेट किया था। जबकि दोस्तों BB लाल सर ने कई सारे एक्सकेवेशन किए दोस्तों, लेकिन इनमें से कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों जो आता है मैं उसको बता दे रहा हूँ, श्रृंगवेरपुर। जी दोस्तों जो श्रृंगवेरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों जो कि रामायण काल से संबंधित है, इन्होंने BB लाल सर ने उसको एक्सकेवेट किया है, इसलिए आप इसको भी जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चले दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाभारत साइट इंद्रप्रस्थ इज आइडेंटिफाइड एट। मतलब कि दोस्तों जो महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ साइट है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ जो आपका स्थल है ये वर्तमान में किस रूप में इसकी पहचान की जाती है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कुरुक्षेत्र के रूप में, दूसरा हस्तिनापुर के क्षेत्र के रूप में, तीसरा पुराना किला के रूप में, और चौथा मेहरौली के रूप में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों महाभारत काल के जो प्रमाण है दोस्तों वो दिल्ली के इलाके में हमको देखने को मिलते हैं। इंद्रप्रस्थ का जो एरिया है दोस्तों वो दिल्ली का इलाका माना जाता है दोस्तों। जो महाभारत काल में जो इंद्रप्रस्थ का इलाका है दोस्तों ये दिल्ली के निकट का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। जो आपका ये पुराना किला का क्षेत्र है दोस्तों, यह पुराना किला दोस्तों इसी इंद्रप्रस्थ के रूप में पहचाना जाता है, महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ के रूप में। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि शिशुपालगढ़
अ सिटी साइट इज लोकेटेड इन, मतलब कि दोस्तों जो शिशुपालगढ़ आपका नगर है, ये जो पूरा स्थल है, ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। दोस्तों जो शिशुपालगढ़ आपका पूरा स्थल है, ये स्थित कहां पर है, ये दोस्तों आपके आर्कियोलॉजिकल साइट जो है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है कि द कल्चरल सीक्वेंस फ्रॉम ओसीपी, ओसीपी को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म यदि बात करें तो अकर कलर्ड पोट्री, अकॉर्ड कलर पोट्री जो दोस्तों ओसीपी का पूरा फुल फॉर्म है। और दोस्तों ये एसोसिएट होता है आपके किससे? तो कॉपर वुड से। अर्थात दोस्तों जो ओसीपी मृदभांडों के प्रमाण हमको मिलते हैं वो किसके साथ मिलते हैं? जो ताम्र निधियां होती हैं दोस्तों इनके साथ मिलते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर कुछ और है कि द कल्चरल सीक्वेंस फ्रॉम ओसीपी टू अर्ली मेडाइवल पीरियड वाज फाउंड एट, मतलब कि दोस्तों जो गैरिक मृदभांड है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गैरिक मृदभांड बोलते हैं। अर्थात जो ओसीपी के मृदभांड है उस संस्कृति से लेके प्रारंभिक मध्यकाल तक, अर्ली मेडाइवल पीरियड तक का जो सांस्कृतिक अनुक्रम है वो हमको कहां से देखने को मिलता है, किस पुरास्थल से देखने को मिलता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने दोस्तों आंसर्स दिए गए हैं, श्रृंगवेरपुर, श्रावस्ती, शिशुपालगढ़ और मथुरा। दोस्तों जो श्रृंगवेरपुर है दोस्तों, इसी जगह से हमको ओसीपी से लेके अर्ली मेडाइवल पीरियड तक का हमको प्रमाण प्राप्त होता है। हमने अभी बताया दोस्तों जो आपका श्रृंगवेरपुर दोस्तों पूरा स्थल है, ये किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया है दोस्तों? तो ये आपके बीबी लाल सर के द्वारा एक्सकेवेट किया गया है। जबकि दोस्तों यदि हम श्रावस्ती की बात करते हैं दोस्तों तो के सिन्हा, किसके द्वारा दोस्तों? जो के सिन्हा है दोस्तों, इन्होंने श्रावस्ती को एक्सकेवेट किया है दोस्तों, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि हम लोग मथुरा की बात करते हैं तो हमने अभी बताया दोस्तों कि जो मथुरा है ये एमसी जोशी के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है? एक्सकेवेट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें दोस्तों आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। यदि दोस्तों आपको चीजें काम की लग रही हो दोस्तों और आपके महत्व की हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को लाइक करें। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकें। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेगालिथिक साइट ऑफ काकोरिया इज लोकेटेड इन, मतलब दोस्तों जो काकोरिया पूरा स्थल है आपका मेगालिथिक साइट में दोस्तों, जो महापौराणिक का स्थल काकोरिया है, ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है विदर्भ, दूसरा मालवा, तीसरा डेक्कन और चौथा विंध्य। तो कहां पर स्थित दोस्तों? तो आपको जो पूरा स्थल है आपका काकोरिया, ये स्थित है दोस्तों आपका विंध्य क्षेत्र में। कहां पर स्थित है? विंध्य क्षेत्र में स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रिमेन्स ऑफ वुडन प्लैंक्स फ्रॉम अर्ली हिस्टोरिक डिपॉजिट वर फाउंड फ्रॉम द एक्सकेवेशन एट, मतलब कि दोस्तों लकड़ी के जो पट्ट हैं अर्थात जो वुडन प्लैंक्स हैं उनके अवशेष प्रारंभिक ऐतिहासिक जमाव से, अर्ली हिस्टोरिकल डिपॉजिट से कहां से देखने को मिलते हैं दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं उज्जैन, दूसरा दिया गया है कौशाम्बी, तीसरा राजगिरी और चौथा हस्तिनापुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो राजगिरी पूरा स्थल है दोस्तों, वहां से हमको लकड़ी के पट्ट, वुडन प्लैंक्स जो है दोस्तों, जो कि अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड के डिपॉजिट है दोस्तों, वहां से देखने को मिलते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वेयर इज द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल लोकेटेड, मतलब कि दोस्तों जो प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिर है, अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल है, वो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शंस बताए गए हैं सांची, विदिशा, एलिफेंटा और बादामी। दोस्तों जब भी आप अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल की बात करते हैं, प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिरों की बात करते हैं दोस्तों, तो आप सांची के मंदिरों की चर्चा सदैव ध्यान में रखें। सांची के मंदिरों के नाम को सदैव ध्यान में रखें दोस्तों, जहां पर दोस्तों सांची के मंदिर दोस्तों ये प्रथम अर्थात अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों। इस वजह से इसका ऑप्शन जो ए होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ इज द अर्लीस्ट स्तूपा इन इंडिया, अर्थात दोस्तों जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि इनमें सबसे पहले का स्तूप कौन सा है, अर्थात सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है अमरावती, दूसरा भरहु, तीसरा सांची और चौथा सारनाथ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हम लोगों ने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से हमारे सामने दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो भरहुत स्तूप है दोस्तों, ये भारत के सबसे प्राचीनतम स्तूप के रूप में जाना जाता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाय विच टेक्निक
टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ गंगा यमुना फ्रॉम अहिच्छत्र आर मेड। अच्छा, एक प्रश्न और यही देखिए घुमा के भी पूछा जाता है कि आखिर गंगा यमुना की टेराकोटा फिगरिन्स हमको कहां से प्राप्त होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो इनकी जो साइट है, साइट का नाम आप लोग एकदम नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आगे जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा तो यही प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा, मैचिंग कराने को भी मिलेगा कि मिले कहां से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो गंगा यमुना आपकी टेराकोटा फिगरिन्स है, इनके प्रमाण हमको कहां से देखने को मिले दोस्तों, तो जो अहिच्छत्र का क्षेत्र है दोस्तों, यहां से इसका प्रमाण हमको प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो हमको अहिच्छत्र से प्राप्त गंगा यमुना की टेराकोटा फिगरिन्स हैं, इनको किस मेथड के द्वारा, किस टेक्निक के द्वारा इनका निर्माण किया गया दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं टेराकोटा को बनाने की अलग अलग टेक्निक है। हैंड मॉडलिंग है, मतलब हाथ से निर्माण करके बनाया गया, हस्त निर्मित है। सिंगल मोल्डेड है, मतलब कि एक सांचे की विधि से बनाई गई है। डबल मोल्डेड है, अर्थात दो सांचे की विधि से बनाई गई है। या फिर व्हील टर्निंग है, मतलब कि इनको चाक से निर्मित करके बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सिंगल मोल्डेड ये टेराकोटा फिगरिन्स है, अर्थात एक सांचे की विधि से ये जो गंगा यमुना की हमको जो अहिच्छत्र से प्राप्त मूर्तियां हैं, उनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। और ये किससे बनी है दोस्तों, तो सिंगल मोल्डेड है। इस वजह से इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप चाहें तो इस पूरा स्थलों के जो क्वेश्चंस हैं आपके इस क्वेश्चन पेपर के, आप हिंदी के प्रश्नों को दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तब तक दोस्तों जल्दी से, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत जरूर करता, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। पहले लाइक करो भाई, जल्दी से लाइक करो, वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि व्हाट वाज द टेक्निक ऑफ माइंटिंग ऑफ योधेय क्वाइंस। मतलब कि दोस्तों आपसे प्रश्न यह पूछा गया है कि जो योधेय सिक्के हमको देखने को मिलते हैं, जो कि महाजनपद काल से संबंधित है दोस्तों, चाहे पांचाल सिक्के कह लें या फिर योधेय सिक्के कह लें दोस्तों, कुरु सिक्के कह, जो भी सिक्के दोस्तों ये जनपद काल से संबंधित है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि जो योधेय क्वाइंस हैं, इनके मिंटिंग की, अर्थात जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं टंकड़, मिंटिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, टंकड़ बोलते हैं। तो ये मिंटिंग की जो टेक्निक है, जो टंकड़ की तकनीक है, वो क्या थी, कहां पर, योधेय क्वाइंस पे। तो आपके सामने ऑप्शंस है, कास्ट के द्वारा, अर्थात इनको सांचे में ढालकर बनाया जाता था। दूसरा पंच मार्क्ड है, मतलब चिन्हित करके बनाया जाता था। तीसरा डाई स्ट्राइकिंग, मतलब कि ठप्पा लगाकर बनाते थे। या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सभी कुछ, कास्ट के द्वारा भी, पंच मार्क के द्वारा भी, डाई स्ट्राइकिंग द्वारा भी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो योधेय क्वाइंस हमको देखने को मिलते हैं, तो उनमें जो मिंटिंग की टेक्निक है, ये इन सभी प्रकारों से हमको बनाए हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो कास्ट टेक्निक हो, पंच मार्क टेक्निक हो, या फिर डाई स्ट्राइकिंग टेक्निक हो, सभी के एविडेंस हमको देखने को उस पर दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका विक्ट्री ऑफ कलिंगा इज मेंशन्ड। भैया ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वह कौन सा ऐसा अशोक का इंस्क्रिप्शन है, वह कौन सा ऐसा अशोक का अभिलेख है भाई साहब, जहां पर उसके कलिंग विजय का उल्लेख हमको दिखाई देता है। तो सो सिंपल सा प्रश्न है भाई, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 13th रॉक एडिक्ट, मतलब कि जो अशोक का 13वां शिलालेख है, उसमें इसका प्रमाण हमको दिखाई देता है। और साथ में इसको और यह भी जान लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम प्रीवियस ईयर में आया भी था, इस वजह से यहाँ बताना भी आवश्यक है कि प्रश्न पूछा था कि तमिल राज्य संघों का उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है। जो तमिल राज्य संघ हैं, इनका उल्लेख हमको कहां पर प्राप्त होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वह आपके इसी 13th रॉक एडिक्ट जो दोस्तों, जो आपका 13वां शिलालेख है, वहां पर इसका हमको प्रमाण देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके अब असर्शंस एंड रीजन वाले प्रश्न हैं, जैसा कि हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने ये प्रश्न है। असल में दोस्तों ये कहा गया है कि होलोसीन इज मार्क्ड बाय बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न क्लाइमेट, फौना एंड ह्यूमन फॉर्म्स। मतलब कि दोस्तों जो नूतन काल है, होलोसीन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नूतन काल बोलते हैं। दोस्तों जो नूतन काल है, इसमें आधुनिक जलवायु अर्थात मॉडर्न क्लाइमेट, पशु व मानव मतलब फौना एंड ह्यूमंस, उनके जो मानव आकार हैं उनके प्रारंभ का घोतक है। मतलब कि यहाँ पे इन चीजों को हमको, इन प्रमाण यहाँ पर होलोसीन पीरियड में दिखाई देता है। ये आपके असर्शंस में कहा गया। रीजन क्या बताया गया है कि द प्लेस्टोसीन क्लाइमेट कंडीशंस बिकेम माइल्ड एंड द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम रीच्ड इट्स जेनिथ। मतलब कि दोस्तों
प्राचीन काल की जो जलवायु थी वो सौम्य हो गई, तथा जो पशु जगत है अर्थात जो आपका एनिमल किंगडम है उसके विकास में जो काल है वो चरम उत्कर्ष उपलब्ध कर लिया था। अर्थात इस काल में जो प्लेस्टोसीन क्लाइमेट है उसमें क्या किया था उसने, जो एनिमल किंगडम है वो क्या हो गया था, रिजिड जेनिक। मतलब अब ये है कि दो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। पहला तो होलोसिन पीरियड के लिए दिया गया है जहां पर बिगिनिंग होता है मॉडर्न क्लाइमेट का, फौना एंड ह्यूमन फॉर्म्स का, जिसकी वजह से आपको होलोसिन पीरियड इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। दूसरी तरफ प्लेस्टोसिन क्लाइमेट की बात कर रहा है जहां पर जो एनिमल किंगडम है इसके कंडीशन की वजह से जो कि माइल्ड होता है और एवोल्यूशन ऑफ एनिमल किंगडम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि होलोसीन इज मार्क्ड बाय बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न क्लाइमेट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जहां तक मुझे दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का ये जो ऑप्शन नंबर ए मैंने बताया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे जो लगा वो ए है, लेकिन मैं इसमें संदेहास्पद हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ए होगा। खैर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यह है, सर्सन्स में दिया गया है कि मॉडर्न मिंटिंग टेक्निक ऑफ कॉइन्स वाज इनिशिएटेड बाय इंडो ग्रीक्स रूलर्स इन इंडिया। मतलब ये है कि भारत में जो आधुनिक सिक्के हैं उनकी मुद्रण की जो तकनीक है, उनकी जो मिंटिंग की टेक्निक है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, तो ये हिंद यवन शासकों ने शुरू की थी। पहला पॉइंट दिया है। दूसरा दिया गया कि डेमेट्रियस द डाई स्ट्रक टेक्निक ऑफ कॉइन्स वाज फर्स्ट इशूड बाय डेमेट्रियस। मतलब कि डेमेट्रियस ने पहली बार जो ठप्पा आहत तकनीक है उसके द्वारा सिक्के जारी करवाए थे। ये बात जो है गलत है। डेमेट्रियस ने पहली बार जो ठप्पा क्वाइंस है, मतलब डाई स्ट्रक टेक्निक्स ऑफ क्वाइंस है, उसको उसने पहली बार नहीं कराया था। इसके पहले भी ये जो टेक्निक्स के क्वाइंस थे हमको इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर जो असर्शन दिया गया कि मॉडर्न मिंटिंग टेक्निक ऑफ क्वाइंस वाज इनिशिएटेड बाय इंडो ग्रीक रूलर्स इन इंडिया, ये जो है आपका बिल्कुल सही है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, सही होगा। अगला आपके सामने दिया गया है कि हड़प्पन्स वर माइग्रेटेड टू गुजरात। जो हड़प्पा निवासी हैं वो किस तरफ स्थानांतरित हुए, गुजरात की तरफ स्थानांतरित हुए, पहला दिया। दूसरा रीजन क्या दिया गया है कि टू एक्सप्लॉयट रीजनल रिसोर्सेज, मतलब कि वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद थे उनके दोहन के लिए, उनके उपयोग के लिए जो हड़प्पा वासी है वो कहाँ माइग्रेट कर गए, गुजरात कर गए। तो आपको क्या करना है, इसका सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही बात है कि हड़प्पन में जो मैक्सिमम हमको साइट्स देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको हड़प्पन साइट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और गुजरात में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके उपयोग के लिए वहां पर क्या किए थे, वो माइग्रेट किए थे। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, असर्शंस एंड रीजन का एक बार फिर से प्रश्न है। प्रश्न ये दिया गया है कि देयर इज अ पैक्विटी ऑफ मेगालिथिक साइट्स इन गुजरात। मतलब कि गुजरात में बृहद पाषाणिक जो समाधियां हैं, जो मेगालिथिक साइट हैं, इनकी कमी है। कारण क्या बताया गया है कि बिकॉज देयर वॉज अ स्क्रैसिटी ऑफ आयरन इन दिस रीजन। ये कारण बताया गया है कि क्योंकि वहां पर लोहे की कमी है, लोहे की न्यूनता है, इस वजह से जो वहां पर मेगालिथिक साइट्स गुजरात में देखने को मिलते हैं वो कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। सही बात है, गुजरात के क्षेत्र में हमको लोहे के उतने ज्यादा प्रमाण देखने को नहीं मिलते, ना ही गुजरात के क्षेत्र में हमको बहुत ज्यादा मेगालिथिक साइट जो है उसको लोग बृहद पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, उसके प्रमाण हमको वहां पर देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से इसका ऑप्शन जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला असर्शन आपको क्या सामने दिया गया है कि नियोलिथिक कल्चर ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन इज मार्क्ड बाय राइस कल्टीवेशन, पैस्ट्रोलिज्म एंड यूज ऑफ हैंडमेड कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी। मतलब कि ये कहा गया है कि जो धान की खेती, पशुपालन और हस्त निर्मित जो रस्सी के छाप से युक्त बने हुए मिट्टी के बर्तन हैं वो मध्य गंगा के मैदान के नवपाषाणिक क्षेत्र संस्कृति की विशेषता रहे हैं। मतलब
यहाँ पर ये बताया गया कि जो नवपाषाण संस्कृति है, जो कि मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, उसमें जो नवपाषाणिक संस्कृति है, उसमें हमको क्या कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो राइस कल्टीवेशन अर्थात धान की खेती के प्रमाण, पेस्टोरलिज्म अर्थात पशुपालन के प्रमाण, यूज ऑफ हैंडमेड कॉर्ड इम्प्रेस्ड वे पॉटरी, मतलब हाथ से बनी हुई जो रस्सी छाप मृदभांड है, वो हमको इनकी विशेषता के बारे में बताता है। पहली चीज, बिल्कुल सही बात, ये तो आपके न्योलिथिक इंडिया की जो न्योलिथिक कल्चर है उसकी विशेषता है, ये बात सही है। अब कारण क्या बताया गया कि इट हैज डेवलपमेंट फ्रॉम द मेन मेसोलिथिक ट्रेड्स ऑफ द रीजन, मतलब कि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कि मध्य पाषाणिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का यह विकसित रूप हमको इस न्योलिथिक एज में दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। असर्शन ये दिया गया है कि हेलियोडोरस पिलर्स वाज इरेक्टेड बाय भागभद्र, और रीजन ये दिया गया कि फॉर द प्रमोशन ऑफ भागवत धर्म, मतलब कि जो हेलियोडोरस का स्तंभ निर्माण है, जिसको हम लोग गरुण स्तंभ भी बोलते हैं, हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ भी बोलते हैं, जो कि भागवत धर्म के प्रचार के लिए वहां पर स्थापित कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, भागभद्र के द्वारा कराया गया था दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भागवत धर्म है, जिसमें वासुदेव उसके प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं, इसके प्रचार के लिए वो कराया गया था। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो सी होगा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप यहाँ से चीजों को जो इंग्लिश हिंदी की चीज है उनको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी वो सभी छात्रों से निवेदन है जो कि चैनल के माध्यम से अभी आर्कियोलॉजी की चीजों को जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही ऐसी वीडियोज डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, असर्शंस आपके सामने दिए गए हैं। असर्शंस में कहा गया है कि दोस्तों 84,000 स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका, मतलब कि जो 84,000 स्तूप हैं, अशोक के द्वारा जो है दोस्तों 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया। और रीजन कहा गया कि द स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द प्रमोशन ऑफ सैविज्म, मतलब कि स्तूपों का जो निर्माण है ये शैव धर्म की उत्पत्ति उन्नति के लिए, उनके प्रमोशन के लिए कराया गया दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्तूपों का निर्माण शैविज्म के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि बौद्धिज्म और जैनिज्म के अंतर्गत आता है। खासकर जो स्तूप बनाए गए ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए, लेकिन कुछ एक स्तूप जो है दोस्तों वो हमको जैनिज्म के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपका मथुरा से प्राप्त जो कंकाली टीला का जो आपका स्तूप है दोस्तों, वो जैनिज्म का स्तूप है। लेकिन बाकी जो हमको सांची, भरहुत, अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, ये जो स्तूप है आपके सन्नति हो गया, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये जो स्तूप बनवाए 84,000, ये तो फैक्ट सही है, लेकिन ये कहना कि ये स्तूप प्रमोशन करता है सैविज्म का, ये क्या है, गलत है। इस वजह से इसका ऑप्शन जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, असर्शन में क्या कहा गया है कि नॉन हड़प्पन चालकुलिथिक कल्चर इन इंडिया कुड नॉट अटेन स्टेटस ऑफ अर्बन कल्चर्स फॉर नॉन अवेबिलिटी ऑफ सब्सटेंशियल फूड सरप्लस, मतलब कि जो भारतीय अहड़प्पीय आपका जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, ये पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त खाद्य सामग्री के अभाव में जो नगरीय स्तर है, जो अर्बन कल्चर है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकी। किसकी वजह से भाई, क्योंकि वहां पर पर्याप्त रूप से खाद्य सामग्री नहीं थी, वहां पर प्रॉपर जो आपका नॉन अवेलेबिलिटी था किसका, सब्सटेंशियल फूड का। इस वजह से कारण क्या बताया गया है कि द मिसमैच बिटवीन लो एप्लीकेशन ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी एंड टफ नेचुरल कंडीशन कुड नॉट हेल्प टू जनरेट सब्सटेंशियल फूड सरप्लस, मतलब कि धातु तकनीकी के प्रयोग और कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों में असामंजस्य के कारण जो पर्याप्त अतिरिक्त खाद्य उत्पादन है वो उनसे नहीं हो पाया। और दोस्तों ये जो आपके दोनों फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो चालकुलिथिक के संदर्भ में हो कि वो किस वजह से जो आपके चालकुलिथिक कल्चर है वो अर्बनाइजेशन की तरफ, अर्बन कल्चर की तरफ डेवलप नहीं हो सका, तो कारण ये बताया गया क्योंकि उन्होंने अटेन नहीं कर पाए। किस वजह से, क्योंकि वहां पर नॉन अवेबिलिटी ऑफ फूड थी, अर्थात वहां पे जो था कि सरप्लस प्रोडक्शन हमको फूड का नहीं दिखाई देता है। और यही बताया गया कि यहाँ पर मिसमैच होता है हमको कंडीशन में, जहां पर कि उनके जो क्लाइमेट है और उनकी जो मेटल टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से, और इसकी वजह से इसका जो ऑप्शन में जो डी होगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। असर्शन ये दिया गया कि चालकुलिथिक कल्चर कंटेन स्ट्रॉन्ग रीजनल कैरेक्टर्स, मतलब कि जो आपका ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं
इनमें दृढ़ क्षेत्रीय विशेषताएं हमको दिखाई देती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चालकुलिथिक में कई सारे हमको कल्चर्स इसके अंतर्गत दिखाई देते हैं, जिसमें आपका लोकेलिटी के रूप में हम बात करें तो गणेश्वर जोधपुरा हो गया, मालवा हो गया, आहाड़ हो गया, ये जो कल्चर है, जोरवे हो गया, ये सभी कल्चर क्या है, चालकुलिथिक के अंतर्गत आने वाले रीजनल कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं। वहीं पे यदि हम बात करते हैं रीजन की, तो रीजन क्या दिया गया है कि दिस वाज कॉज्ड बाय रेस्ट्रिक्टेड एवेन्यूज ऑफ पैन रीजनल इंटरेक्शन ऑफ एनी लार्ज स्केल, मतलब कि बड़े पैमाने पर सर्व क्षेत्रीय अंतर प्रभावों के कारकों के सीमित होने के कारण जो था, यह ऐसा हमको दिखाई देता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन इन गंगा प्लेन अकॉर्ड इन सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मतलब दोस्तों ये कहा गया है कि जो गंगा के मैदान में द्वितीय नगरीकरण हुआ था, सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था, ये प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में, अर्थात जो सेकेंड हाफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी है, ये उसमें हमको होता हुआ दिखाई देता है। पहला कहा गया, बिल्कुल सही बात है, ऐसा हमको प्रमाण दिखाई भी देता है। जबकि रीजन क्या बताया गया कि दिस वाज कॉज्ड बाय ग्रेटर एप्लीकेशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी विच हेल्प्ड इन हार्नेसिंग बेटर ऑफ द गुड्स नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि ये जो लौह तकनीक आपको दिखाई देती है, मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है, इसका सबसे ज्यादा कारण जो आपका फैक्टर है, जो बेसिक इसका नियम है, ये है कि इस काल में मानव ने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था, लोहे के उपकरण बनाए, लोहे के उपकरण बनाने के पश्चात जो उनके आसपास के क्षेत्र थे, जंगल थे, उनको काटा, वहां पर खेती की, कृषि किया, जिससे सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे नगरों का विकास वहां पर हमको दिखाई देता है। और इसी वजह से फर्स्ट मिलेनियम बीसी का जब हाफ बीतता, सेकेंड हाफ आता है, तब आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन जो हमको गंगा प्लेन में अकर्ड होते हुए, मतलब उद्भव होते हुए, उसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, मैच करना है। यहां पर जो आपको जो है आइटम्स के नाम दिए गए हैं, वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, और दूसरा दिया गया है कि ये किन स्थानों पर पाए जाते थे, कहां से इनका उपयोग किया जाता था, इनका निर्माण कहां से होता था, ये किन स्थान से प्राप्त किए जाते थे, इनके नाम दिए गए। सबसे पहले दिया गया है आपका लैपिस लेजुली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, लैपिस लेजुली को लाजवर्द मणि बोलते हैं। अब ये लाजवर्द मणि मैं बार बार बोलता हूं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कहां से आता है, अलग से भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। ये जो बदख्शां रीजन है, जो बदख्शां क्षेत्र है, वहां से इसका हमको प्रमाण दिखाई देता है। तो ए का 3 जहां पर भी मिले तुरंत टिक मार दीजिए। देखिए ए है, ए का 3 है, तो बाकी कुछ मिलाना ही नहीं है, क्योंकि बाकी 3 में है ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आप तुरंत टिक मार सकते हैं। बी का 4 बचा आपका मैरिन सेल्स जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं समुद्री शंख, इनका प्रमाण कहां से दिखाई देता है, तो गल्फ ऑफ कच्छ, जो कच्छ की खाड़ी है, वहां से इसका प्रमाण दिखाई देता है। जबकि हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर था, तांबे की बात करते हैं, तो तांबा हमको कहां से मिलता है भाई, तो जो ओमान पेनिनसुला है, मतलब जो ओमान का क्षेत्र है, जो ओमान प्रायद्वीप है, वहां से इसका प्रमाण दिखाई देता है। बाकी बचा आपका चर्ट और फ्लिंट, तो ये आपका दिखाई देता है। सुकर जो रोहिणी क्षेत्र है, जो घाटी है, वहां से हमको उसका प्रमाण दिखाई देता है। इस वजह से इसका ऑप्शन जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जल्दी से भैया प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप सभी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे दोस्त। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक तरफ दिया गया लिस्ट वन दिया गया है दोस्तों, इनके ऑथर्स के नाम, राइटर्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिया गया है दोस्तों इनके बुक्स के नाम। दोस्तों सबसे पहले जो राइटर्स का नाम दिया गया है वो दिया गया है बी सुब्बा राव। बी सुब्बा राव ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी है, तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आया है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बिना कुछ देखे दोस्तों। जैसे होता है ना कि ये तो प्ले ग्रुप के बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे, जैसे कहावत है ना, गधैया कुल के बच्चे भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बी सुब्बा राव की कौन सी पुस्तक है भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं, बार बार आया हुआ है, द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, बी सुब्बा राव ने लिखा है। तो जहां पर ए का 3 दिखाई दे भैया आप टिक मार दो। ए का 3 ऑप्शन नंबर बी में अकेला हमको दिखाई दे रहा है, इस वजह से इसको हम लोग जो ऑप्शन नंबर बी होगा उसका क्या कर देंगे, सही कर लेंगे। बाकी बचा एच डी संकालिया। तो एच डी संकालिया ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो एच डी संकालिया ने लिखी द स्टोन एज टूल। ठीक है, बीबी लाल की बात करते हैं, तो बीबी लाल ने लिखा है कौन सी पुस्तक, बीबी लाल ने लिखा है आपके सरस्वती फ्लोज ऑन। बाकी बचे भाई साहब इरविन नेमार, इनका भी अलग से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इनमें जितने आपको नाम यहाँ पर दिए, इनमें अलग से भी प्रश्न बनते हैं, सिंगल प्रश्न। तो ये आपसे इन चारों के नाम आप लोग जरूर ध्यान रखें, चाहे लाइन्स ऑन स्टोन की बात कर लें, कोई पुस्तक कह लें, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इस वजह से इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा।
अगला दोस्तों लिस्ट दिया है यहाँ पर एक तरफ दोस्तों आपके क्या कहते हैं प्रमुख पुरास्थल या कल्चर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट के नाम। सबसे पहले दोस्तों सोथी कल्चर का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। जो सोथी कल्चर है ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? सोथी कल्चर आपका प्री हड़प्पन कल्चर है। क्या है? प्री हड़प्पन कल्चर है। और वहीं पे बात करते हैं बड़ावली का दोस्तों। तो बड़ावली आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बड़ावली पुरास्थल का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। ये मेच्योर हड़प्पा का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। वहीं पे यदि हम बात करते हैं दौलतपुर की, दौलतपुर पुरास्थल की दोस्तों, तो जो दौलतपुर पुरास्थल है ये आपका सभी लोगों को पता है, ये लेट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है। जबकि दोस्तों जो अहिच्छत्र आर्कियोलॉजिकल साइट हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि अहिच्छत्र से दोस्तों हमको पीजीडब्ल्यू के प्रमाण मिल रहे हैं दोस्तों। तो जो पीजीडब्ल्यू है सबसे पहले प्राप्ति इसको अहिच्छत्र से हुई थी और इस वजह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, ऑप्शन नंबर ए जो इसमें क्या होगा? सही होगा। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जिसमें लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में दोस्तों आपके साइट्स के नाम दिए गए हैं। लिस्ट वन में जो साइट है दोस्तों, और लिस्ट टू जो दोस्तों ये बात करता है एक्सकेवेटर्स की, अर्थात उत्खनन कर्ताओं की। सबसे पहले दोस्तों जो साइट दी गई है वह दी गई है आपकी बलाथल। दोस्तों जो बलाथल पुरास्थल ये किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था? तो ये एक्सकेवेट किया गया दोस्तों वी.एन. विसरा के द्वारा। वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों नागवाड़ा की। जो नागवाड़ा दोस्तों आर्कियोलॉजिकल साइट है ये एक्सकेवेट किया गया था केटीएम हेगड़े के द्वारा दोस्तों। यदि हम बात करते हैं नवदा टोली की, तो नवदा टोली दोस्तों एक्सकेवेट की गई थी एच.डी. सांकालिया के द्वारा। यदि हम बात करते हैं तरंजी खेड़ा की दोस्तों, तो यह किया गया एक्सकेवेट आर.सी. गौर के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न के सामने आपके सामने कि दोस्तों कुछ आइटम्स दिए गए दोस्तों जिनको कि आपको क्या करना है? आपस में मैचिंग करानी है। एक तरफ दोस्तों दिया गया है आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम और उनके दूसरी तरफ दिया गया है दोस्तों इनसे संबंधित रिवर्स के नाम। सबसे पहले दोस्तों आहार दिया गया है। तो आहार जो संस्कृति है ये किस नदी के तट पर दोस्तों स्थित है? तो दोस्तों जो आहार कल्चर है ये आपके बनास नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर बात करते हैं नेवासा पुरास्थल की। तो नेवासा पुरास्थल दोस्तों ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यदि हम बात करते हैं वहीं पर नरहन कल्चर की, जो नरहन कल्चर है दोस्तों ये आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। बाकी बचा दोस्तों आपका नागार्जुनी कोंडा, कई बार आपके एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, और दोस्तों ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन में जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं आप सभी जल्दी से एक बार हिंदी के इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेहनत आप लोग काफी कराते हैं, वीडियो को लाइक करते नहीं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जहां पर लिस्ट वन को लिस्ट टू से आपको क्या करना है? मैच कराना है। ये है कि लिस्ट वन में आपको साइट्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू में ये साइट्स किस प्रकार के हैं। सैंड ड्यून साइट्स हैं कि हॉर्सशू लेक साइट है, रिवर टेरेस है कि रिवर बैंक है, क्या है? इनको आपको क्या करना है? मैच कराना है। सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है सराय नाहर राय का। किसका दिया गया है? सराय नाहर राय जो है सबसे पहले नाम दिया गया है। और जो सराय नाहर राय आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहाँ पर स्थित है और ये किस प्रकार की साइट है दोस्तों? तो जो सराय नाहर राय आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपका हॉर्सशू लेक है। क्या है? एक प्रकार का हॉर्सशू लेक को हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं अतिरम पक्कम की दोस्तों। अतिरम पक्कम बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, और यह क्या है? आपका एक रिवर टेरेस है। वहीं पर बात करें यदि हम बाघोर सेकंड की दोस्तों, तो बाघोर सेकंड आपका क्या है दोस्तों? ये आपका एक रिवर बैंक के किनारे स्थित है दोस्तों। वहीं पर लंघनाथ जो कि बार बार एग्जाम पूछा जाता है, इससे ही आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है दोस्तों? सैंड ड्यून आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, जहां पर लिस्ट वन को दोस्तों आपको लिस्ट टू से क्या कराना है? मैच कराना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको लिस्ट वन में दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम, और दूसरा दिया गया है दोस्तों उनके लोकेशंस के नाम। मतलब कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट किस लोकेशन पर स्थित है, आपको क्या कराना है? मैच कराना है। सबसे पहले दोस्तों जो नाम दिया गया है आर्कामेडू, तो आर्कामेडू जो आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं पांडिचेरी में यह आर्कियोलॉजिकल साइट स्थित है। वहीं पर बात करें हम चंद्रकेतुगढ़ की, तो चंद्रकेतुगढ़ जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों ये आपका बंगाल में स्थित है। यदि हम खैराडीह की बात करते हैं दोस्तों, जो खैराडीह आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी बचा दोस्तों आपको जो नासिक है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों नासिक कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है दोस्तों कि मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। जहां पर दोस्तों जो लिस्ट वन है दोस्तों ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स के नाम दिए गए हैं, और जो लिस्ट टू है इनसे संबंधित जो कल्चर्स हैं दोस्तों, मतलब कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट
किस कल्चर से संबंधित है, ये उसका नाम पूछा गया है। सबसे दोस्तों जो ना पहला आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है दोस्तों, वो है आपका लहरियाडीह। कौन सा दोस्तों? लहरियाडीह दोस्तों पूरा स्थल है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका संबंधित है लेट और अपर पैलोलिथिक काल से, अर्थात उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं टोकवा आर्कियोलॉजिकल साइट की। तो जो टोकवा आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका नियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। किससे? नियोलिथिक से। यदि हम बात करते हैं कोटिया की दोस्तों, जो कोटिया आर्कियोलॉजिकल साइट है ये आपका आयरन एज जो मेगालिथिक पीरियड का है दोस्तों, उससे संबंधित है। बाकी बचा दोस्तों आपका मदरपुर, जो मदरपुर आपका मदारपुर या मदरपुर का है दोस्तों, ये आपका संबंधित है कॉपर हुड से, अर्थात ताम्र निधि काल से। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जहां पर आपको क्या करना है कि जो ये साइट्स आपको दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। दोस्तों नाम दिया गया है अरिकामेडु का, दूसरा अमरावती का, तीसरा श्रीशैलम का और चौथा दिया गया है वादामदुरई का। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले दोस्तों आएगा आपका वादामदुरई सबसे पहले नंबर पे, दूसरे पे आएगा दोस्तों आपका अरिकामेडु दूसरे नंबर पे आएगा, इसके पश्चात दोस्तों जो आपका आएगा वो आएगा अमरावती और सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों श्रीशैलम। इस वजह से इसका ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा? सही होगा। आगे चलते दोस्तों, आगे जाने से पहले दोस्तों जल्दी से एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सेरेमिक वेयर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपको चार मृद भांडों के नाम दिए हैं और इनको आपको क्या करना है कि इनको आपको क्रम में करना है। इसमें दोस्तों नाम दिया गया सबसे पहले पेंटेड ग्रेवेयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं PGW। दूसरा नाम दिया गया है रिजर्व स्लिप वेयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं RSW। तीसरा नाम दिया गया है रेड पॉलिश्ड वेयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं RPW। और चौथा नाम दिया गया यहाँ पे कॉर्डेड वेयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं CW। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए भाई साहब। देखिए सबसे पहले इनमें जो आपका न्यूलिथिक काल में बनता था, न्यूलिथिक फ्रिंज बनता था, वो बनता था आपका कॉर्डेड वेयर, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो आएगा आपका रिजर्व्ड स्लिप्ड वेयर, जो कि आपका संभवतः बनता था बाद के कालों में। दूसरे नंबर पे आएगा आपका PGW, RPPW। दोस्तों ये जो रेड पॉलिश्ड वेयर है ये आपका तीसरे नंबर पर, सबसे लास्ट में आएगा आपका PGW। इस वजह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चार इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए गए हैं, उनको आपको उनके क्रम के हिसाब से, अभिलेखों के जो नाम दिए गए हैं उनके क्रम के हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको सेट करना है उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले नाम दिया गया रूमिन दे इंस्क्रिप्शन का। आप सभी लोग जानते हैं किसका है रूमिन दे इंस्क्रिप्शन दोस्तों, तो ये अशोक का है। मौर्य पीरियड के जो शासक अशोक हैं ये उनका है। दूसरा आपका दिया गया है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन का नाम दिया गया है। तीसरा नाम दिया गया है यशोधर्मन का इंस्क्रिप्शन जो कि मंदसौर अभिलेख है वो। और चौथा दिया गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन दोस्तों, जिसमें हमको चर्चा मिलती है सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की, उसके मरम्मत की। जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जिसका सही आंसर की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले इसमें जो ब्रूमिन इंस्क्रिप्शन है सबसे पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, जिसमें हमको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन झील के निर्माण की चर्चा मिल रही है, ये दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, उसके पश्चात दोस्तों आपका जो यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है तीसरे नंबर पर। सबसे लास्ट में आता है दोस्तों भोज मिहिर का, मिहिर भोज का दोस्तों ग्वालियर इंस्क्रिप्शन चौथे नंबर पे आता है दोस्तों। सबसे इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते दोस्तों 29वें प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। यदि कोई भी डाउट है दोस्तों तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करें। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हो सकता है कि बताने के क्रम में कुछ एक चीजें गलत हो जाए, तो यदि मेरा हमसे कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो, बताने के कोई चीज गलत हुआ हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। उन चीजों को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। आज का दोस्तों 2009 का जो अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो नाम दिया गया है यहाँ पे क्वाइंस के नाम दिए गए नागा क्वाइंस, गदैया क्वाइंस, पंचमार्ग क्वाइन एंड गुप्ता क्वाइंस। दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा, इनको आपको क्या करना है क्रम में स्थापित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए सबसे प्राचीन जो सबसे बाद का जो क्वाइन है दोस्तों वो है आपका गदैया क्वाइन, जो सबसे लास्ट में आएगा। जिसमें ऑप्शन दो सबसे लास्ट में आ रहा है, आप इसको क्या करेंगे तुरंत टिक मार दीजिए, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका आएगा पंचमार्ग क्वाइन। ठीक है, उसके पश्चात दोस्तों
आपके जो नागा कॉइन्स दोस्तों ये दूसरे नंबर पे आएंगे। गुप्ता कॉइन्स दोस्तों तीसरे नंबर पे आएंगे। जो गोदैया कॉइन्स दोस्तों ये चौथे नंबर पे आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 2009 के जो दिसंबर का पेपर दोस्तों उसको डिस्कस कर लिया दोस्तों। 2050 क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपके सामने है। इसको चाहे दोस्तों आप पढ़ के जो पैसेज है उसको पढ़ के आप इसका जवाब दे सकते हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 2009 का जो क्वेश्चन पेपर था यूजीसी नेट का उसको डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हेल्प मिला दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।